नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आज अपन दूसरी क्लास देख रहे हैं साधारण ब्याज की। ठीक है, टोटल 2 क्लास में ख़त्म होगा ये, मैंने आपको बोला ही था, है ना। और ये दूसरी क्लास है, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं अपन। ठीक है, 1 मिनट देना। ठीक है, ये सारी एग्जाम्स को कवर करेगा, एसएससी की, रेलवे की, व्यापम की, बैंकिंग की, देश भर की सारी एग्जाम्स को लेकर के हम पढ़ा रहे हैं इसमें। मैंने ऑलरेडी परसेंटेज पढ़ा दिया है आपको। लाभ हानि एक ही वीडियो में 3 घंटे में कंप्लीट करवा दिया है। डिस्काउंट की पहली क्लास और दूसरी क्लास, 2 क्लास में डिस्काउंट खत्म करवा दिया है मैंने आपको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की भी 2 वीडियो में खत्म करूंगा, मैंने बोला था। पहली वीडियो हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है हमारी। ठीक है, बाकी हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा, इस पे मैसेज करके हमें बोल सकते हो कि हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, हम ऐड कर लेंगे आपको। बाकी हमारे कुछ वीओडी कोर्सेज हैं, अगर आप शून्य से लगा के बहुत हाई लेवल तक का पढ़ना चाहते हैं तो ये कंप्लीट बैच है हमारे। आप आराम से अपनी तैयारी अपकमिंग एग्जाम्स 2025 में, जो एसएससी सीजीएल है या व्यापम की कोई भी परीक्षा है या रेलवे की कोई भी परीक्षा, एसएससी की कोई भी परीक्षा जो आपका सपना है, ये सारे लेटेस्ट कंटेंट के बैच हैं। ऊपर वाले तीनों बैच फाउंडेशन बैचेस हैं, है ना। और भी ढेरों बैचेस हैं हमारे पास अवेलेबल, आप ऐप में चेक कर सकते हो, परफेक्शन अकेडमी के। टाइप नंबर 5वां हम पढ़ते हैं, ब्याज बराबर करने पर आधारित टाइप। देखिए, पहला सवाल हमारा यहाँ पे है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पे उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 8,000 रुपए में मिलेगा। यानी कि ब्याज बराबर दे रखा है। जैसे एक कंडीशन दे दी कि कितने समय में, मान लो समय टी है, टी साल में 4% की दर से इतने रुपए पे जो भी ब्याज मिलेगा ना, वो बराबर होगा किसके? और 8,000 पे 4 साल में 5% की दर से जो ब्याज मिलेगा उस पर, तो ब्याज बराबर है इसका मतलब। तो मैंने कहा देखिए, मान लेता हूं समय टी है, तो अगर माना समय कितना है, टी है, समय कितना है, टी है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो मैंने कहा 1 साल का ब्याज 4% है, तो टी साल का ब्याज 40% आएगा। तो 10,000 का 40%, 10,000 का 40% उतना ही आएगा जितना कि इस 8,000 का 1 साल का ब्याज 5% है, तो 4 साल का ब्याज 20%, तो इसका 20%। ये दोनों बराबर होंगे क्या? बिल्कुल बराबर होंगे। उड़ा दीजिए, 100 से 100 कटेगा, 1 2 3, 1 2 3, और एक जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा? 4 साल। बोलो, ये 4 से ये 8 कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर से बराबर वही सवाल दिया है कि 800 रुपये का 6 साल में 5.5% की दर से जो ब्याज है वो एक निश्चित समयावधि में, टाइम पूछा है, 6,000 पे 4% की दर से बराबर होगा। तो अगर फिर से ब्याज बराबर है तो देखो 800 रुपये पे कितना ब्याज आ रहा है टोटल, तो आप बताइए 800 रुपये पे 1 साल का ब्याज आता है 5.5%, तो 6 साल का ब्याज कितना आएगा? 5.5 गुणा 6, 5.5 में 6 का गुणा करो तो 5.5 का डबल 11, इसका आधा 3, 33%। यानी कि 800 का 33% जो ब्याज आएगा, क्या वो बराबर हो जाएगा हमारा इस 600 पे 1 साल का ब्याज 4% आएगा, समय पूछा है, तो टी साल का ब्याज आएगा 40%, तो 4t और परसेंटेज है तो बटे में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों ब्याज बराबर होंगे। 100 से 100 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, है ना। 4 से ये 8 कटेगा 2 बार, है ना। 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 11 बार कटेगा, और 2 से 2 कैंसिल कटेगा, यानी कि टाइम की वैल्यू 11 आ गई। तो टाइम हमारा 11 साल लगेगा, 11 साल में इन दोनों के ब्याज बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक बैंक के रुपए पर n² वर्षों में R1/2, क्या है ये? R1, R की घात 1/2, अच्छा R की घात 1/2, सॉरी, तो R की घात 1/2 की दर से ब्याज लगाता है। एक अन्य बैंक इतने रुपए में इतने की ब्याज लगाता है, समान ब्याज देता है। देखिए ब्याज कैसा है? समान ब्याज है, मतलब फिर से वही ब्याज बराबर दे रखा है। आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, ये CHSL 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो, k रुपए का मूलधन है, n² समय है, तो मूलधन गुणा समय गुणा दर, दर कितनी है? R की घात आधी,
तो आर की घात आधी है और बटे में परसेंटेज का 100 आता ही आता है। तो इस मूलधन पे ये जो इतने साल का इतने परसेंट की दर से जो ब्याज आएगा वो ब्याज बराबर होगा किसी मूलधन एल पर एन की घात 3 वर्ष में, है ना, मूलधन एल पर एन की घात 3 वर्ष में, ठीक है, आर की घात 3/2 बटे 100 पे जो ब्याज आएगा उसके। क्लियर है? चलिए, ये 100 से 100 कटेगा, के आ गया, ये बटे में एल आ गया। के और एल का अनुपात पूछा है, के और एल के बीच रेशो पूछा है, तो के ये रहा, एल ये रहा, इन दोनों का रेशो पूछा है, तो ये आ गया एन क्यूब इंटू आर की घात 3/2 बटे में एन स्क्वायर इंटू आर की घात 1/2। देखिए एन स्क्वायर से एक एन कट जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा तो एक एन बचेगा, तो यहां पे कितना बचा, एन बचा। अब ध्यान देना, ये 3/2 है, यानी कि आर की घात 1.5 है। आर की घात कितनी है, 1.5 है, 3 का आधा है 1.5 है। इसमें से ये ऊपर, इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा भाई, गुणा में आर की घात आधी हो जाएगी, ये आधी है तो ये माइनस का आधी हो जाएगी, 0.5 माइनस की, तो 1.5 में से आधी जाएगी तो आर की घात 1 बचेगी, तो ये एन आर बच जाएगा। ठीक है ना, बटे में कुछ है क्या, नहीं है, तो बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये Rn/1 बचेगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? चलिए, छठा टाइप का सवाल है हमारा, दर और समय निकालने पर आधारित। ठीक है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की समान दर पर 3 साल के लिए इतने रुपए और 5 साल के लिए इतने रुपए उधार लिए। यदि उसने ब्याज के रूप में टोटल इतने रुपए दिए तो ब्याज की दर कितनी थी। अच्छा देखो भैया, कोई बंदा मुझसे इतने रुपए उधार लेके गया 3 साल के लिए, और कोई दूसरा बंदा आया वो 5 साल के लिए इतने रुपए उधार लेके गया, और दोनों ने मिलकर मेरे को टोटल इतने रुपए का ब्याज दिया। तो बताओ मैंने ब्याज कितना लगाया था। देखिए सवाल में ब्याज की दर नहीं दे रखी है। मैं मान लो मेरे पास पैसा है, आप 2 लोग आए मुझसे पैसा लेने, मैंने एक को दिया, मैंने दूसरे को भी दिया, और आप दोनों ने मिलकर मेरे को इतना ब्याज दे दिया। एक को मैंने 29,000 3 साल के लिए दिए, दूसरे को मैंने 5 साल के लिए 45,000 रुपए दिए। दोनों बंदों ने मुझे टोटल ब्याज इतने रुपए का दिया। तो बताओ मैंने कितना रुपए ब्याज लिया आपसे, ब्याज की दर कितनी थी। तो मैंने कहा देखो दर नहीं दे रखी सवाल में, तो जब भी सवाल में दर नहीं दे रखी हो ना, तो आप मान लीजिए कि माना दर कितनी है, 1% है। आप हमेशा ऐसे सवालों में दर 1% मान लीजिएगा, क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको रेट को कितना मान लेना है, 1%। क्लियर? ध्यान देना आप, ये 29,000 रुपये आपका मूलधन है, तो 29,000 का, ठीक है, पहले बंदे ने कितना ब्याज दिया, 3 साल का ब्याज देगा वो। अगर 1 साल का ब्याज 1% है तो 3 साल का ब्याज 3% है, तो पहला बंदा आपको इसका 3% ब्याज देगा। ठीक है, प्लस दूसरा बंदा आपको कितना देगा, 45,000 रुपये ब्याज देगा। तो 45,000 रुपये का ब्याज देगा, वो कितने साल के लिए पैसा उधार लेके गया है, 5 साल के लिए। अब 1 साल का 1% ब्याज देगा तो 5 साल का 5% ब्याज देगा, ये 5% ब्याज दे देगा टोटल। मैंने कहा इनको कैलकुलेट करिए, ये 2 0 से 2 0 कटेगा, ये 2 0 से 2 0 कटेगा, है ना। 3 का मल्टीप्लाई करो, 29 या 87 0 870 प्लस 45 पंजे 225 आ जाएगा, 2250। ये हमारा टोटल ब्याज मिला दोनों से मुझे, जो कि 0 है, 5 7 12 की 2, 22 और 8 30, 30 और 1 31, 3120 रुपये ब्याज मिला। वो कह रहा है 6240 है, तो मैंने कहा ये इतने रुपए का ब्याज मिला, जो कि प्रश्न में कितने के बराबर दे रखा है, 62,400 के, 62,400 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है ये वैल्यू हमारी कितने, किसके बराबर है, 62,400 के, यानी कि इसका डबल है। ये गौर से देखो आप, डबल नहीं है बल्कि 20 गुना है इसका। तो हमें क्या चाहिए, दर पूछा है, तो दर का भी 20 गुना करना, यानी कि 1 की वैल्यू चाहिए तो 1 का 20 गुना कितना होगा, 20, तो 20% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपए लिए, 5 साल के लिए 650 रुपए लिए, 7 साल के लिए इतने रुपए लिए, टोटल ब्याज उसने इतने रुपए का दिया। दर कितनी है, तो आप क्या करेंगे, दर मान लेंगे कि, तो माना दर कितनी है, 1% है। दर कितनी मान लेंगे, 1%। आपको ऐसे हर सवाल में दर मान लेनी है, अगर अलग अलग बंदे पैसे उधार ले लेके जा रहे हैं तो। ठीक है, अब ध्यान देना, पहला बंदा मुझसे 500 रुपये उधार लेके गया,
3 साल के लिए लेके गया है, पर मैंने कहा एक साल का ब्याज 1% दूंगा, तो 3 साल का ब्याज 3%। तो पहला बंदा मुझे 500 रुपए का 3% ब्याज देगा, जो कि 15 रुपए बनेगा। ठीक है। दूसरा बंदा 650 रुपये लेके गया है, 650 रुपये लेके गया है 7 साल के लिए। मैंने कहा 1 साल का ब्याज 1% लूंगा, तो 7 साल का ब्याज 7%। इसका 7% कितना हो गया? बट्टे में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो और बचा, 7 पंजे 35 की 5 है ना, 3 बचा, 7 चंग 42, 43 44 45, तो 45.5 रुपए का ये ब्याज देगा मेरे को। एक 10 का भाग दे देंगे ना इसमें, इसका 7% ये होगा। गड़बड़ हो गया ना, इसका 5% निकालना है मेरे को। ठीक है, 5% कितना आएगा इसका बताओ? 0 आ गया ये है ना, हटा दो, 5 पंजे 25 की 5, हासिल 2 बचा है ना, 5 चंग 30 2 32, 32.5 रुपए का ब्याज देगा ये। ठीक है। और तीसरा बंदा जो मुझसे 1250 रुपये लेके गया है, वो मुझे 7% का ब्याज देगा। क्यों? क्योंकि 1 साल का ब्याज 1% है, तो 7 साल का ब्याज 7% देगा। तो इसका 7% ब्याज कितना आएगा? 0। 7 पंजे 35 की 5, हासिल 3 बचा है ना, 12 सत्ते 84, 85 86 87, 87.5 रुपये का ये ब्याज देगा मेरे को। मतलब मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार मुझे तीनों लोगों से है ना, इस प्रकार मुझे तीनों लोगों से ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले? तो मैंने कहा ऐड कर देंगे कर देंगे, तो 5 5 10 की 0, 1 बचा है ना, 1 बचा, 1 में जोड़िए 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 5 15 की 5, हासिल 1 बचा। ठीक है ना, 1 बचा, 8 और 1 वो और 1 ये, 10 और 3 13, 135 रुपए का ब्याज मिला मेरे को। वो कह रहा है ब्याज आपको 1620 रुपए का मिला। 135 हो गया 1620 की वैल्यू है ना। तो इसका कितना गुना है ये? 135 से कम 135 नहीं कट रहा है, काम करो 9 से काट देते हैं, है ना, 9 से कट रहा है। देखो डिजिटल सम 9 बन रहा है, यहाँ भी 9 बन रहा है, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 4 बचा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 0, 12 15 180, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई हमारी। और मुझे चाहिए भी 1 यूनिट की ही वैल्यू थी, क्योंकि मैंने दर 1 मानी हुई थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि रेट हमारी 12% के बराबर आ जाएगी। ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 12%। क्लियर? आप कर लोगे ऐसे सवाल आया तो, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कितने 2 सवाल करवा दिए आपको, है ना। जब आपको 3 साल के लिए कोई बंदा पैसे लेके जाए, 5 साल के लिए लेके जाए, 7 साल के लिए लेके जाए, टोटल ब्याज इतना रुपए दे, दर पूछ ले तो दर पूछेगा, तो आपको ऐसे करना है। ये प्रैक्टिस जितनी बार करोगे ना, ये वीडियोस जितनी बार देखोगे, उतना क्लैरिटी आएगी दोस्त। हर बार नया पढ़ने से बचना होगा आपको। मिनिमम कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, एग्जाम में परीक्षा देने से पहले मिनिमम क्लास ये देखना है। और ध्यान रखना कि पूरा 2024 का लेटेस्ट कंटेंट है, तो ये 2025 की सारी एग्जाम्स के लिए भी काम आएगा। यानी कि अगले साल भी कोई परीक्षा देने जाओ ना, एक बार ये कंटेंट देख के जाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये धीरे धीरे किताबों में छपने लगेंगे। अभी कई बुकें पब्लिश हो रही है जिनमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, जो मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी 1 2 महीने पहले एसएससी के कई एग्जाम्स हुए हैं, उनके क्वेश्चंस भी पढ़ा दिए हैं मैंने आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे ये किताबों में दिखने लगेंगे। कई टीचर्स आपको अपने अपने कोर्सेज में पढ़ाने लगेंगे। ये मैं फ्री में ही पढ़ा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क लगी है दोस्त इसमें, ऐसा नहीं है कुछ तो भी लाए परोस दिया। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे कुछ धनराशि बैंक में जमा की। 20 साल के बाद उसे धनराशि 9 गुना हो गई। ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में धनराशि 13 गुनी होगी? देखो पहले तो उसको समझने से पहले यहां समझो। अगर कोई राशि 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई राशि 3 गुनी हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई राशि 5 गुनी हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, कि अगर कोई राशि 2 गुनी हो गई तो इसका मतलब 100 रुपए थी वो, तो वो 200 रुपए हो गई, दुगुनी होने का मतलब। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है ना। अगर कोई राशि 3 गुनी हो गई तो ये जो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये कितना कितना हो गया? 3 गुनी हो गई। यानी कि 100 रुपए अगर प्रिंसिपल था तो वो 3 गुना हो गया, तो 300 रुपए मिश्रधन बन गया उसका, है ना। कोई राशि 5 गुनी हो गई तो इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना बनेगा भाई? 5 गुनी हो गई। तो कोई मूलधन अगर 100 रुपए था तो वो 5 गुना हो गया, 100 का 5 गुना 500 हो गया। ठीक है, तो ये जनरल चीजें याद होनी चाहिए। कैसे? कि अगर कोई राशि 3 गुनी हो रही है या 2 गुनी हो रही है, तो 2 गुनी हो रही है तो 100 से 200 हो गई। 200 जो कि आपका मिश्रधन है, उसमें से हमेशा 100 यानी कि मूलधन घटा देना, तो ब्याज कितना आया? 100 रुपए का, ये पता चल जाएगा। 200 में से 100 घटाओगे, 100 रुपए का ब्याज। 100 रुपए 300 रुपए बन गए, तो ब्याज तो 200 रुपए का आएगा ना, यानी कि 300 में से 100 रुपए घटा देना,
यहाँ 100 रुपये 500 रुपये बन गए तो ब्याज कितना आया, 400 रुपये का आया। ये 400 कैसे आया, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, यानी कि 500 में से 100 घटाया 400 आया। तो अगर मैं कहूं कि कोई राशि 10 गुनी हो गई तो ब्याज 900 का आया, क्योंकि 100 रुपए थे वो 10 गुना हो गए 1000 हो गए, 100 1000 बन गया तो ब्याज तो 900 का ही आया ना। कोई बोले कोई राशि 15 गुना हो गई तो 100 रुपये 15 गुना यानी कि 1500 हो गए तो ब्याज तो 1400 का आया ना। तो वो ब्याज से मतलब है अपने को, बस ये छोटी सी चीज है जो याद रखनी है आपको, ठीक है। तो देखो अगर कोई धनराशि, ध्यान से समझना, बैंक में जमा करी तो 20 साल के बाद वो क्या हो गई, 9 गुनी, तो ब्याज कितने का आया। अगर कोई राशि 9 गुनी हो गई तो 100 से 900 हो गई तो ब्याज 800 का आया, यानी कि 800 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आया 20 साल में। समझ में आया, 800 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आया 20 साल में। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई धनराशि 13 गुनी होगी तो कितने साल लगेंगे, कितने साल में 13 गुनी होगी। तो अगर कोई राशि 100 से 13 गुनी 1300 हो जाए, 100 रुपए 1300 रुपए बन जाए तो ब्याज 1200 का आएगा। तो अगर इतने का ब्याज आने में 20 साल लगते हैं तो 1200 का ब्याज आने में कितने साल लगेंगे, बस यही तो पूछा है आपसे। टी मान लो, कितना टाइम लगेगा। बेसिक सवाल है, उड़ा सकते हो आप बिल्कुल। देखो 400 दूना 800, 400 तिया 1200, और 2 से ये 20 कटेगा 10 बार, और 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 30, तो टाइम लगेगा 30 साल, यानी कि 30 साल हमारे सवाल का आंसर आएगा। 30 साल में ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर एक धनराशि 15 साल में मूल मूल्य से 5 गुनी हो गई। 15 साल में कोई राशि 5 गुनी हो गई, 5 गुनी मतलब 100 से 500 हो गई, तो ब्याज 400 का आया। तो 400 रुपए का ब्याज आता है 15 साल में, तो 400 रुपए का ब्याज आने में 15 साल लग जाते हैं, है ना। तो ये बोल रहा है यही धनराशि समान दर पे 2 गुने समय के लिए निवेश की जाए तो धनराशि कितनी होगी। मैंने कहा डबल समय के लिए इन्वेस्ट करना है। अब तो पहले अपन ने 15 साल के लिए निवेश की थी, अभी समय डबल है यानी कि 30 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ब्याज कितना आएगा। भाई ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। चलिए, तो मैंने कहा देखो 15 से 30 कटेगा 2 बार, 2 से 400 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 800 रुपए का, यानी कि किसी राशि पे ब्याज ही 800 रुपए का आया है। तो मुझे बताओ ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल अगर मैं 100 रुपए मानूं तो उस पर ब्याज कितने का है, 800 का, तो इसका मतलब वो राशि 900 रुपए बनेगी। तो इसका मतलब अगर 100 रुपए 900 बन गए तो 9 गुनी हो गई ना। कितने गुना हुई, देखो 9 गुना हो गई वो, इसका मतलब। तो आपसे ये पूछा है कि वो धनराशि अपने आप से कितने गुनी हो जाएगी, 9 गुनी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अगर कोई राशि पे ब्याज ही 800 का आ रहा है, इसका मतलब वो 900 गुना हुई है, 100 इसमें जोड़ दो। अरे साधारण ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे 100 रुपए तो 900 बन जाएगी, तो 100 900 बन गया, 9 गुना हो गया सीधा, है ना। समझ में आ रहा है। किसी धनराशि पे साधारण ब्याज उस राशि का 9/45 है, ठीक है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 9/45 है। धनराशि पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो राशि का 45 है, 9/45। मैंने कहा ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये बोल रहा है प्रिंसिपल अगर 45 रुपए हो तो उसका 9/45 है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 9 रुपए ये है। ये बोल रहा है दर प्रतिशत की 5 गुनी है वर्षों की संख्या। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, इसको पहले 9 और 45 है, इसका रेशो ले लो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। मैंने कहा एक काम करो, प्रिंसिपल को 100 बना सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल बना सकते हैं। इसको 20 का गुणा कर दीजिए, तो 20 का गुणा करते ही ये 100 आ जाएगा, 20 का गुणा करते ही ये 20 से कम 20 आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से समझना, 100 रुपए पे आने वाला टोटल ब्याज ही क्या है, कुल ब्याज है, यानी कि प्रभावी ब्याज है, और ये रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करने पे आता है, आप भी जानते हो। ये बोल रहा है कि वर्षों की जो संख्या है, वर्षों की संख्या वो दर का 5 गुना है, यानी कि जो भी रेट है उसका 5 गुना है ये। तो रेट अगर मैं मान लूं x है तो टाइम कितना आ गया, 5x आ गया। तो मुझे बताओ x में 5x का गुणा करें तो 20 आना चाहिए। या ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा हो, 2 ले लो। अगर 2 हो तो ये 2 पंजे 10, 2 धाम 20 आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है क्या, 5। आपसे पूछा क्या है, दर पूछिए, रेट। हाँ तो रेट 2% आंसर आएगा, देख लो ना गुड्डू। अरे अगर मैं ऑप्शन से ही ले लूं, हमें रेट पूछा है, रेट कितनी है, तो रेट अगर मैं 2 मान लूं, 2 का 5 गुना है टाइम, देखो वर्षों की संख्या दर का 5 गुना, तो इसका 5 गुना हो गया, 2 का 5 गुना 10, और इन दोनों का चलो एक काम करो, ऐसे ही समझो आप तो,
है ना, ये x मान लो, ये इसका 5 गुना है तो 5x हो गई, क्लियर है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए। तो मैंने कहा 5 से 20 कटेगा 4 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो x बराबर 2 आ गया यहां से। ठीक है ना, ऐसा कर लीजिए, है ना। ये क्या 12 लाख रुपए, साधारण ब्याज पे 12 लाख रुपए पे उतने ही वर्षों के लिए दिया गया जितनी ब्याज की दर है, यानी कि वर्षों की संख्या उतनी है जितना ब्याज की दर है, मतलब रेट और टाइम दोनों बराबर है, ठीक है। तो ब्याज इतने रुपए का आ रहा है। कोई बात नहीं, यहां प्रिंसिपल लिखिए, यहां सिंपल इंटरेस्ट लिखिए। अब मुझे भी मालूम है कि इसमें 3 जीरो एक्स्ट्रा है, इसमें भी 3 जीरो एक्स्ट्रा, हटा दो। 1200 और 972 आ गया है, तो प्रिंसिपल और 1272 आ गया है, ठीक है। मैंने कहा इसको 100 बना लूँ अगर मैं तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा 12 से काट दो, 12 एकम 12 और डबल जीरो, 12 8 96, 12 एकम 12। बताओ 100 रुपए पे टोटल ब्याज ही 81 रुपए का आ रहा है, और यही हमारा प्रभावी ब्याज होगा, जो कि रेट और टाइम दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो दो ऐसी कौन सी सेम सेम संख्या है जिनका गुणा करे तो 81 आए? 9, रेट भी 9 हो जाएगी, टाइम भी 9 साल हो जाएगा, तो रेट और टाइम दोनों ही 9 आ जाएगा, आंसर आएगा। क्यों ऐसा होगा बराबर? क्योंकि ये बोल रहा है कि उतने ही वर्षों के लिए लिया गया है जितनी की ब्याज की दर है, यानी कि आर बराबर है टी के, रेट भी उतनी है जितना टाइम है, ठीक है ना। चलिए 32,400 रुपए है, एक आदमी ने इतने का लोन लिया, वर्षों की संख्या, ब्याज की जो दर है वो वर्षों का 1/4 है, ठीक है। जो रेट है ना, रेट वो टाइम का 1/4 है, टाइम बाय 4, जितना भी टाइम है उसका 1/4 निकालना है, टाइम का 1/4 है, क्लियर है, ठीक है। निश्चित अवधि के लिए ऋण की राशि ली गई है, ब्याज इतना रुपए है। एक काम करते हैं अपन, रेशो ले लेते हैं, ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और भी बहुत सारे तरीके हैं पर ठीक है ऐसे कर लो, है ना। प्रिंसिपल कितना है 32,400, और ये कितना आ गया 11,664। आप इसको काट दीजिए, किससे कट रहा है ये? 8 से काट दें क्या? 8 से काट देते हैं, 8 चौके 32, हाँ 4 से काट दे, 4 8 32, 4 एकम 4 डबल जीरो, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 छंग नहीं 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 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बजा, 4 9 36, 4 एकम 4, 5 6 4 छंग 24, ठीक है। 9 से काट दें, 9 9 81, है ना, 9 3 27, 28 29, 2 बचा, 9 दूनी 18, 19 20 21, 3 9 चौके 36। फिर 9 से काट दो, 9 एकम 9, और 9 से कटेगा 9 चौके 36, 9 3 27, 9 छंग 54, यानी कि 100 रुपये पे टोटल 36 रुपये का ब्याज आया, है ना। 100 रुपये पे टोटल 36 का ब्याज आया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी तरीका बता दूंगा, ऐसे समझ लो पहले तो कि प्रिंसिपल को 100 बना लीजिए, क्वेश्चन आसान है। अभी ये जो 100 रुपये पे जितना भी ब्याज आता है ना वो प्रभावी ब्याज कहलाता है, और ये हमेशा रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करने पे आता है। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये 36 रुपये आ जाएगा। रेट हमारी कितनी है तो वो है टाइम का चौथा भाग, यानी कि जितना भी टाइम है उसका चौथा भाग निकाल लीजिएगा, और टाइम अपनी जगह पे है ही सही, बराबर 36 है। तो मैंने कहा इस 4 का मल्टीप्लाई वहां कर दोगे तो 36 चौके 144, टी स्क्वायर बराबर 144 होगा, तो टी बराबर 12 आ जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना आ गया 12 आ गया। आपसे रेट पूछी है तो टाइम की जगह 12 रख दो, 12 का चौथा हिस्सा कितना आएगा 3 आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% आ जाएगी। 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। एक तरीका ये हो गया इसको करने का, क्लियर है ना। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका भी है इसको करने का वो भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा तरीका है वैसे यही। अबे तू कहाँ रह गया बे? ठीक है, ये देखो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ये जो ब्याज आया है ये हमेशा किस पे आता है, मूलधन पे आता है। और मुझे एक बात पता है कि देखो पहले तो मुझे बोल रखा है कि रेट जो है वो टाइम का 1/4 है, रेट बराबर है टाइम का 1/4, ठीक है। तो ये टाइम यहाँ आ गया, तो रेट और टाइम का रेशियो कितना आ गया, ये 1x है तो इसको 1x मान लो, और इसको क्या है 4x मान लो,
है ना। अब मैंने कहा देखिए हमें पूछा क्या है, रेट पूछिए, तो रेट निकालना है, जब भी रेट निकालना है तो कैसे निकालोगे रेट कितनी है x, तो x बराबर निकालना है जब भी, तो कैसे निकालोगे, तो देखो ब्याज कितने का है 11,664 का, तो 11,664 का ब्याज आया। ये ब्याज हमेशा किस पे आता है, मूलधन पे आता है, मूलधन है 32,400, है ना, इंटू 100 कर दीजिए और डिवाइड बाय ये रेट लिख ली तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम कितना है 4x है ना, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना, 9 से काट दे, 9 तिया 27, 28 29 30 9 तिया 27, 5 32, 9 छंग 54 आ गया, 9 एकम 9 10 11 2 बचा, 9 दूनी 18, 18 2 ये 6 वो 8 आ गया, 9 9 में 81 5, 9 छंग 54, है ना, 6 से काट दे 6 बार, 6 दूनी 12, 6 से कटेगा 16 बार फिर 6 से काट दो, 6 तिया 18 19 20 21 3 6 इंटू 6 36, ये 36 बच गया, 4 से 36 कटेगा 9 बार, ये x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो x बराबर 3 आ गया, x ही पूछा था हमें, ये देखो x की वैल्यू तो रेट है, रेट हमारी 3 आ गई, 3% आंसर है। ये दूसरा तरीका है ना, एक ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये बताओ, एक निश्चित राशि पे साधारण ब्याज राशि का 5वां हिस्सा है, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/5 है, तो मैंने कहा बहुत आसान हो गया फिर तो क्वेश्चंस भाई देखो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/5 है, 1/5 यानी कि 20% है, तो मैंने कहा ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल अगर मैं 100 मान लूँ ना, तो सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपए है ना और ये बोल रहा है कि ब्याज की जो दर है वो वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है, तो जो रेट है वो टाइम का 3.2 गुना है, टाइम का 3.2 गुना है, 3.2 गुना, यहाँ पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आएगा, 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 5 बार है ना, ये टाइम आ जाएगा बटे में, तो r/t की वैल्यू कितनी आ गई 16/5, है ना, 16x मान लो, इसको 5x मान लो, रेशो है ये, तो 16x 5x मान लीजिए। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हमेशा रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करने पे आता है, टोटल ब्याज है, क्योंकि 100 रुपए पे आने वाला ब्याज r इंटू टी टोटल ब्याज है बराबर 20 है रेट कितनी है 16x, टाइम कितना है 5x, तो 16x इंटू 5x बराबर 20 है, 16 पंजे 80 होता है, 80 का भाग दोगे तो 1/4 बचेगा x स्क्वायर बराबर, तो x स्क्वायर बराबर 1/4, x बराबर 1/2, x का मान 1/2 आ गया यहाँ से अब अगर x का मान 1/2 दे रखा है तो क्या यहाँ से आप r और टाइम नहीं निकाल सकते, रेट और टाइम, रेट कितनी हो जाएगी, रेट है 16x, तो 16x का आधा करना है तो 8 आ गया, 5x है, 5 का आधा करना है तो 2.5 आ गया, तो है ना, रेट 2.5% आ गई। अब क्या बोल रहा है सवाल में, बोलो सवाल में क्या बोल रहा है आपसे कि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि कर दो, मतलब अब नई दर आ गई है, ध्यान से समझना, तो अब रेट कितनी है 4 की वृद्धि कर दो, पुरानी रेट है आपकी 2.5%, अभी 4 बढ़ जाएगी तो 4 2 6 6.5% रेट हो जाएगी, ठीक है ना। अरे नहीं यार सही तो था, रेट हमारी कितनी बनेगी, 16 का आधा 8% है, तो 8% रेट बनेगी, टाइम कितना है 5 का आधा 2.5 साल आ गया, तो 2.5 ईयर्स आ गया, है ना, मतलब रेट कितनी बन जाएगी यहाँ पे आपकी, रेट थी पहले आपकी 8%, अभी 4 बढ़ जाएगी, तो 8 + 4 12% रेट हो गई अभी, है ना, और टाइम आपका 4 ईयर्स आ गया, तो टाइम आपका 4 ईयर्स है, तो आपको 7500 रुपये पे ब्याज पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितने का 7500 का, तो 7500 का साधारण ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज 12% है, तो 4 साल का ब्याज कितना आएगा 12 चौके 48%, यानी कि 48% आ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसका डबल करोगे तो 150, इसका आधा करोगे तो 24, 150 गुणा 24 आ गया, इसका फिर डबल करो 300, इसका आधा करो 12, 300 गुणा 12, 12 तो 3600 आ जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका है, और भी ढेरों तरीके हैं इसको करने के, पर ये अच्छा तरीका है क्योंकि मैंने आपको सब प्रभावी ब्याज के तरीके से सवाल बताए हैं, तो ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब मैं हर सवाल को अलग अलग मेथड से करवाऊंगा जल्दी कराने के लिए ना, तो फिर खिचड़ी पकती जाएगी, आपके जो बेस बनता है ना धीरे धीरे, वो अगर मेथड चेंज हो जाता है ना तो पूरा सब कुछ धराशायी हो जाते हैं अपना, है ना। बाकी इसको करने के और भी डायरेक्ट तरीके भी हैं, मैं एक लाइन में आंसर निकाल दूंगा इसका, पर फिर आपको समझ में आए ना आए ये भी एक बड़ा विषय है ना। पहले आप ये रेशो निकाल लेना इन दोनों का, रेट आ गई टाइम आ गया,
यहाँ से आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो एक ही बार में, या आपको रेट चाहिए तो रेट डायरेक्ट और टाइम चाहिए तो टाइम डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए कुल ब्याज या ब्याज में अंतर निकालना है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। देखो एक व्यक्ति ने 6% की दर से इतने रुपए और 9% की दर से इतने रुपए अवधि के लिए साधारण ब्याज पे उधार लिया और टोटल ब्याज इतना दिया। अब समय पूछा है आपसे, समय पूछा है, रेट दे दिए, अब टाइम नहीं दिया है। पिछले सवाल में क्या था, टाइम दे रखा था, रेट पूछी थी तो अपन ने दर 1% मान ली थी। अभी टाइम पूछा हुआ है, अब रेट दे दी आपको, उल्टा सवाल है बिल्कुल। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप समय टी मान लो, लेकिन टोटल ब्याज हमने इतना दिया है तो मैंने कहा माना समय कितना है, पहले दर मानी थी ना, अब माना समय कितना मान लो, टी साल मान लो कि माना समय कितना है, टी वर्ष है, टी वर्ष है, माना समय कितना आ गया, टी वर्ष। अब ध्यान से समझना, देखिए ये पहली राशि कितनी है, 1760 है, तो 1760 रुपए पे 6% की दर से टी साल का ब्याज निकालना, तो 60% आ गया है, 60% है ना, प्लस 2240 रुपए पे 9% का ब्याज निकालना है। एक साल का ब्याज 9%, तो टी साल का ब्याज 9t%, 9t 1536 के बराबर है। ये इसके और इसका दोनों का मिला के जो टोटल ब्याज है वो इतना है। सॉल्व कर लीजिए इस सवाल को, क्या है, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, है ना। एक काम करो, ये 10 यहां से भी एलसीएम है, 10 यहां भी बटे में, 10 को उधर फेंक दो, तो ये कितना आएगा। अच्छा अभी फेंका फेंकी मत करो, अभी आप काटा पीटी कर लो थोड़ी सी और। देखिए ये 36 से 4 से कट रहा है, ये 24 भी 4 से कट रहा है, 76 भी 4 से कटता है, 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 तिया या 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचा, 4 अठे 32, 4 चौके 16, ठीक है। अभी 2 से कट रहा है 22 बार, 2 से 28 बार, 2 से 2 एकम 2, 19 बार कटेगा 2 से, और ये 2 बार, है ना। अभी देखो 3 से कट रहा है, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, 3 चौके 12, क्लियर है। अब ये 10 एलसीएम लेकर के उधर मल्टीप्लाई कर दो, 640 हो गया, तो ये 22 दूना 44 टी आ गया, 44 प्लस 28 टिया 84, 84 प्लस ये कितना टी आ गया, 4 4 8 8 4 12, 128 टी आ गया, ये 128 टी। तो 128 टी बराबर ये कितना आ गया, 640। कितना गुना है, 5 गुना है ये इसका, देखो। तो टाइम आ गया 5 साल। ये आपके सवाल का आंसर आ गया, टाइम 5 ईयर्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काटा पीटी समझ में आनी चाहिए आपके, बाकी बेसिक क्वेश्चंस है। इतने रुपए 4 साल के लिए, इतने रुपए 2 साल के लिए उधार लिए, टोटल ब्याज इतने रुपए दिए, ब्याज की दर कितनी है। अभी जस्ट एक सवाल बताया मैंने आपको, कैसा, रेट पूछी आपसे, तो ये वाला माना दर 1% है, ऐसे कर लेना। एक सवाल और बताया था, माना दर 1% है, ऐसे कर लेना। इतने साल का ब्याज, इतने साल का ब्याज, टोटल ब्याज दे रखा था, ब्याज की दर पूछी थी। इसी सवाल में भी वही है, देखो ये कि 500 रुपए पे 4 साल का ब्याज, 700 रुपए पे 2 साल का ब्याज, टोटल ब्याज इतना है, दर पूछी है। तो ये मैं दे रहा हूं होमवर्क में, ध्यान रखना, ये आपको कमेंट करना है। ये टाइप नंबर कौन सा है, 7वां है। तो टाइप नंबर 7वें का आंसर क्या है, कमेंट ऐसे करना, टाइप नंबर 7 होमवर्क का आंसर ये है ना। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप देना, है ना। यहां पर माना दर 1% है, 1% की वैल्यू निकाल लेना है। बाकी मैंने 2 सवाल करवा दिए हैं, तो ये मैं दे रहा हूं HW होमवर्क है। इसका आंसर कहां करोगे आप, कमेंट में करो, कमेंट करना, सभी लोग कमेंट करो नमूनों। पिछली क्लास में भी कुछ 5-6 कमेंट ही आई है, छोटी छोटी। अगर कोई चीज अच्छी लगे ना तो उसकी तारीफ किया करो। मैं अपनी तारीफ करने की नहीं बोल रहा हूं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कैसा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। आप इसकी भरपूर मात्रा में, जितना हो, 1 किलो, आधा किलो, 500 ग्राम तारीफ करिए, है ना। अगर आपको अच्छे लग रही हैं तो अपने दोस्तों को सुझाव दीजिए, भाई अच्छे व्यक्ति को आप सजेस्ट करिए, इससे हमें हौसला बढ़ता है। मैं दिन रात देख रहा हूँ अभी व्यूज़ कितने आ रहे हैं उस पर। मतलब ऐसा लास्ट टाइम मैंने 2016 में किया था, है ना। अभी 8 साल हो गए मेरे को। मतलब मेरी वीडियो पे व्यूज़ कितने आए ये मैंने आज तक नहीं देखा है। शुरू में देखता था जरूर, लेकिन अभी फिर मैं देखने लगा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, मालूम है आपको। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। इन पीपीटीज को बनाने में बहुत वर्क कर लगता है। इतना आसान नहीं है कि कहीं इसे कॉपी में से डायरेक्ट देख लिया। ये 2024 के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब 2024 की तो कोई किताब ही नहीं आई है मार्केट में। अभी 2 महीने पहले पेपर हुए हैं।
ये क्वेश्चंस आपको कहीं और मिलना भी नहीं है ना, इतने टाइप वाइज, चैप्टर वाइज और एकदम सीक्वेंस वाइज, लेवल वाइज अरेंज होते हुए। तो ये इसमें बहुत मेहनत लगती है। कमेंट कर देना अगर आप लोग अच्छा कि हाँ आपकी मेहनत अच्छी लग रही है हमें, भाई दिल खुश हो जाता है, पता है तुम समझ नहीं पाते हो लेकिन बहुत अच्छा लगता है। चलिए, 3 साल में 8,000 रुपये पे दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपये है। यदि दो बैंकों में ब्याज की 106 वर्ष, 106 क्या है बे, 106 कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, ये जबरदस्ती टाइप हो गया है कुछ। 8,000 रुपये का 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर इतना है, ठीक है। ब्याज की दर R1 R2 है, ठीक है। देखो, दो बैंक में मैंने 8,000 रुपये जमा किए, पहले बैंक में भी 8,000 रुपये जमा किए 3 साल के लिए, दूसरी बैंक में भी 8,000 रुपये 3 साल के लिए जमा किए। पहली बैंक ने कहा मैं R1% ब्याज दूंगा, दूसरी बैंक ने कहा मुझे मैं R2% ब्याज दूंगा। दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर 800 रुपये है। तो हमें रेट पूछिए, रेट में अंतर पूछा है, ठीक है। तो देखो, पहली बैंक ने 8,000 रुपये पे R1% का ब्याज देने का कहा है मुझे, कितने साल तक, R1% का, है ना, R1% यानी कि R1/100, कितने साल तक, 3 साल तक। दूसरी बैंक ने कितने का ब्याज देने का बोला है, इस 8,000 रुपये पे R2% ब्याज देने का बोला है, R2%, है ना, 3 साल तक। और इनके ब्याज का अंतर कितना आ गया, 800 आ गया। क्लियर है। चलिए, मैंने कहा 8,000/100, 8,000/100 और 3, ये सब कॉमन आ जाएगा। ये एक काम करो, ये 2 जीरो काट दो पहले तो, है ना। फिर ये आ गया 8 या 80 गुणा 3 यहाँ भी, 80 गुणा 3 यहाँ भी, 80 गुणा 3 कॉमन ले लो, तो 80 गुणा 3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, R1 माइनस R2, इन दोनों रेट का डिफरेंस आ जाएगा बराबर किसके, 800 के। तो ये पूरी वैल्यू 8 या 24, 240 चला जाएगा बटे में, 0 काट के, तो 8 या 24 बटे में चला जाएगा। तो R1 डिफरेंस R2 ही तो पूछा है आपसे, ये आ जाएगा 80/24। 4 से अगर मैं काटूं तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 20/6 आ गया, 10/3 आ गया, 10/3 यानी कि 3 सही 1/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आएगा। क्लियर है। ये बताइए, संजना 24% के वार्षिक साधारण ब्याज दर पे 16,000 रुपये उधार लेती है, सावित्री 20% के साधारण ब्याज पे इतने रुपये उधार लेती है। कितने वर्षों में ऋण राशियां बराबर हो जाएगी, ऋण की राशियां बराबर हो जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका, ऋण राशियां बराबर हो जाएगी, ऋण की राशि यानी कि लोन का अमाउंट कब बराबर हो जाएगा। आप जब लोन चुकाओगे तो क्या क्या, लोन का मतलब क्या, चुकाना है, जितने रुपए उधार लिए उतने चुकाना है क्या, ना। लोन जब चुकाते हो ना तो आप मिश्रधन दे रहे होते हो उसको, यानी कि मूलधन के साथ में ब्याज भी दोगे। अरे लोन वापस करोगे किसी को तो क्या मतलब हुआ इसका, जितने उधार लाए उतने ही दे दोगे तो क्या ही फायदा है उसका। जब लोन चुकाते हैं ना तो मूलधन के साथ में अपने को ब्याज भी देना पड़ता है, और दोनों चीजों को मिला के देने को ही मिश्रधन कहते हैं। तो आपका मिश्रधन बराबर हो जाए, ये बोला है सवाल में। तो मैंने कहा पहली जो संजना है उसने 16,000 रुपये उधार लिए थे, ये 16,000 मूलधन है, इस पे जो भी ब्याज बना है उसका वो निकालना है अपने को। तो मूलधन और धन, इसका साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 24%, है ना, गुणा समय, समय कितना है, कितने साल के लिए उसने पैसा उधार लिया, पूछा है हमसे, तो टी निकाल लो। यहां से ये संजना ने कितना अमाउंट लिया है, मतलब ऋण कितना चुकाया है, ये राशि क्या बराबर हो जाएगी जो सावित्री ने ली है 18,200 रुपये, ये इसका मूलधन, प्लस इस पे ब्याज कितना दिया सावित्री ने, तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे, मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो मूलधन 18,200, उस पे ब्याज कितना चुकाया 20% का, कितने साल तक, 30 साल तक, बटे में 100 आ गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चुका दिया, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो भी पे कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक जीरो और कट रहा है सब दूर से, ये जीरो यहां से कटेगा, एक जीरो यहां से कटेगा, एक जीरो यहां से कटेगा, एक जीरो यहां से कटेगा, अरे यहां से कटेगा, है ना। अभी और देखना, अभी और देखना, मैंने कहा एक काम करते हैं 4 से काट देते, 4 से नहीं 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, हाँ कट रहा है। एक काम करें घटा के काटे क्या, ऐसे ही काटें, 4 से काटते हैं चलो, है ना। देखो 4 से काट देते हैं, 4 से कटेगा पहले ये 2 और फिर ये 2, तो ये 91 बचा, दोनों में 18, 2 एकम 2, फिर 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 17 18, 2 बचा, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 पंजे 20,
और 4 छंग 24, है ना, डायरेक्ट कट गया है तो, और 4 चौके 16, 400 बार कटेगा ये। क्लियर है? अब आसान है ये, देखो तो ये आ गया 91T, इसमें से 16 छंग 96T, ये 96T है, 91T है, 96 में से 91 गया तो ये आ गया 5T, ये उठा के इधर ले आओ इधर, है ना, 5T बराबर 455 में से 400 गया तो 55 आ गया, तो टाइम कितना आ गया 11 साल। 11 वर्ष आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला आंसर आएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया है लगभग। विविध प्रकार, इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस और भी होते हैं, वो अपन समझते हैं। जैसे ये सवाल है, इसमें ढेरों टाइप के और सवाल बनते हैं जो टाइप वाइज में फिट नहीं बैठते किसी में, तो मैंने इनको मिसलेनियस टाइप से लिया है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, पहले अपने को मिसलेनियस पढ़ना है अब ये, इसके बाद मैं इसकी किस्तें पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज की, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज भी अपन आज ही खत्म करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं एसएससी में, पिछली 4 एग्जाम में बहुत रद्दी क्वेश्चंस आए हैं, 3 4 5 क्वेश्चंस आए हैं टोटल। सर्वाधिक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के मिनिमम 5-10 क्वेश्चन आए हैं, 5-7 क्वेश्चन कुछ हैं शायद, बस वही है। और ये मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सवाल हैं ये आपको। ठीक है, तो ये 8 सवाल कराऊंगा मैं, है ना। बाकी अपन किस्तें भी पढ़ते हैं, पर पहले ये थोड़े बहुत क्वेश्चन है, इनको समझ लेते हैं अपन, है ना। चलिए, ये समझते हैं विविध प्रकार का प्रश्न। पहला सवाल क्या है, 1.5 लाख रुपए की जमा राशि पर R 1 वर्ष में साधारण ब्याज दर पे इतने रुपए ब्याज मिलते हैं उसको। अच्छा, मतलब 1.5 लाख पे इतने रुपए का ब्याज मिला 1 साल में उसको, तो बताइए 45 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, मैंने किसी बैंक में, समझना, 1.5 लाख जमा किए ना, तो 1 साल में मुझे 2000 का ब्याज मिला। अगर मुझे 4500 रुपए का ब्याज चाहिए तो मुझे कितना रुपए जमा करना पड़ेगा, ये सवाल पूछा है। देखो, पहले तो मुझे एक बात बताओ, सवाल में दर पहले दे ही नहीं रखी है और समय 1 साल है। यहां पर भी दूसरे केस में न रेट न टाइम पता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसमें रेट और टाइम कांस्टेंट है। देखो भैया, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू R% इंटू T, है ना। R% का मतलब ही R/100 होता है, मतलब बटे में 100 आ जाएगा अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो साधारण ब्याज डायरेक्ट बराबर होता है P गुणा R गुणा T/100, है ना। अगर मुझे किसी सवाल में ना तो रेट के बारे में मेंशन किया गया है ना टाइम के बारे में, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर मैं 2 चीज हटाऊंगा तो एक प्रोपोर्शनली का साइन आता है यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या प्रिंसिपल के। क्या मैं कह सकता हूँ क्या, मुझे रेट और टाइम मेंशन नहीं किया गया सवाल में, जो पहले था उसी आधार पे दूसरे वाले केस में है। तो बताइए कि 4500 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि प्रिंसिपल जमा करना पड़ेगा। रेट और टाइम कांस्टेंट है, रेट और टाइम, इसने ये नहीं बोला है कि रेट ये है रहेगी कि टाइम ये रहेगा, नहीं बोला है। इसका मतलब रेट और टाइम वही लेना है जो पहले वाले केस में था, तो उसमें भी जो रेट टाइम था इसमें भी जो रेट टाइम है, दोनों बराबर है। तो रेट और टाइम इस सवाल में कांस्टेंट है, यानी कि उस पर निर्भर ही नहीं करना हमारा आंसर। रेट और टाइम ऊपर जो था वो यहाँ पे है, तो रेट ना रेट पे ना टाइम पे डिपेंड करेगा फिर आंसर हमारा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल होगा। तो मैंने कहा पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, आप एक बात बताओ, पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 2000 रुपए का, और अभी सिंपल इंटरेस्ट कितने का आ रहा है 4500 रुपए का। तो मैंने कहा जिस अनुपात में सिंपल इंटरेस्ट है, क्या उसी अनुपात में प्रिंसिपल भी हो जाएगा क्या हमारा, बोलिए। अरे बिल्कुल होगा कि नहीं होगा गुड्डू, है बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने कहा देखिए, ये 2 0 से 2 0 कटेगा, 5 चौके 20, 5 9 में 45, है ना। 4:9 में वो भी था, 4:9 में ये भी हो जाएगा। तो बस हमें पहले प्रिंसिपल दे रखा है 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। तो 4 का जितना गुना है उतना ही गुना 9 का करना पड़ेगा ये, तो 4 तिया 12, है ना। बैटरी खत्म ना हो जाए, बस अकेला ना पढ़ाऊं कहीं। 4 से काट दो इसको, 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, 00, 37,500 गुना इसका। तो इसका अभी 37,500 गुना कर लो। देखिए 2 0 तो फ्री फंड में श्रीखंड की तरह आएगी। 9 पंजे 45 में 5 हासिल 4 बचेगा, 9 7 63, 64 65 66 67, 67 की 7 हासिल 6 बचेगा, 9 तिया 27, 27 और 6 कितना आएगा, 7 6 13, 2 और 1 3,
337500, 337500, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये बताइए, एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 11% की दर से, अगले 5 वर्षों से अधिक के लिए, 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% की दर से कुछ राशि ऋण पर ली। अच्छा, मतलब मैं पैसा कैसे लेने गया पता है? उधार। मैंने कहा पहले 2 साल के लिए अगर मैं 2 साल में नहीं लौटाऊं तो बात अलग है, पर 2 साल में लौटा दूंगा तो 8% ब्याज ले लेना। अगर मैं 3 साल के लिए ले जाऊंगा तो 11% का ब्याज है, 5 साल के से या 5 साल से ज़्यादा के लिए ले जाऊंगा तो 16% ब्याज दूंगा, है ना। तो 9 साल के एंड में उसने ब्याज इतने रुपए दिए, तो बताओ उसने कितनी राशि उधार ली थी। मैंने कहा देखो पहले 2 साल तक ब्याज 8% लगा, तो 2 साल तक ब्याज 8% लगा, यानी कि 16% ब्याज टोटल मैंने दिया उसको 2 साल का। फिर ये बोल रहा अगले 3 साल के लिए, तो मैंने अगले 3 साल तक पैसा और रखा उसका, तो उसको मैंने बोला 11% ब्याज ले लेना हर साल, तो 3 साल तक 11 दिया, 33% ब्याज बन गया। फिर मैंने कहा कि 5 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए, तो देखो 2 और 3 5 साल हो गए, और मैंने टोटल 9 साल के लिए लिया हुआ है, तो 4 साल बचे अभी है। तो इन 4 सालों तक ब्याज कितना लगा मेरा पता है ना, 16%। तो 16 चौके 64% ब्याज अभी मेरा टोटल लग गया। तो मैंने कहा टोटल ब्याज मैंने कितना दिया, 4 और 3 7, 7 और 6 13 की 3 हासिल 1 बचा, 6 और 3 9, 9 और 1 10 11, 113% टोटल ब्याज मैंने चुकाया। क्लियर है ना, 113% टोटल ब्याज मैंने चुकाया है, और वो कह रहा है ब्याज 21,400 है। 113% आ गया 21,400 के बराबर। प्रिंसिपल पूछा है हमसे, तो 113 एकम 113 है ना, अप्रोक्सीमेटली जाएगी वैल्यू। ठीक है, 113 एकम 113 214 नहीं, इसका डबल 226 बनेगा, भाग नहीं जा रहा, यानी कि 8 बार समथिंग जाना चाहिए ये, है ना। 113 का 18 गुना कर लें क्या अपन, 1 मिनट करते हैं। 18 3 54 की 4 हासिल 5, 18 एकम 18 5 23 की 3 हासिल 2, 18 एकम 18 और 2 20, 2034, हाँ बिल्कुल 18 बार भाग जाएगा 2034, तो 2140 है ये, है ना। 2034 गया तो कितना आएगा, 10 - 4 6 बचा, 4 गया तो 0 बचा, 1 गया, 106 बचेगा ये, है ना 106, और ये भी 0 1060 आ गया। अब 1060 में भाग देना है मेरे को, तो 1060 है ना। 113 का कितना गुना है, 11 9 99, 9 गुना, 9 गुना भाग जाना चाहिए, देख लेता हूँ मैं, 113 गुना 9 होना चाहिए, 9 3 27 की 7 2 बचा, 11 में 99 और 2 101, है ना। 9 गुना ही संभव है, और क्या है। तो ऑप्शन में देख लो 18 के आगे 9, एक ही ऑप्शन में, तो 18 के आगे 9 और 3 8, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18,938, है ना। ये आप जब भाग दोगे ना तो ये आएगा 189.38, तो मुझे 100% निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल के लिए, तो 100% आ जाएगा 18938। ठीक है ना, मैं अभी 113 का भाग दूंगा ना तो 190.38 आ जाएगा। 100% की वैल्यू निकालोगे तो इतना आ जाएगा, निकटतम पूछा है, अप्रोक्सीमेटली इसके करीब आंसर होगा। ठीक है, एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है। पहले 2 साल के लिए ब्याज दर 10% है, अगले 3 वर्षों के लिए 12% है। 5 साल का टोटल ब्याज कितना होगा, तो देखो मैंने कहा 5,000 रुपये मुझसे कोई उधार लेके गया है, 2 साल के लिए 10% ब्याज देगा, तो 2 साल तक 10% ब्याज देगा, तो टोटल ब्याज 20% बनेगा। फिर मैंने कहा अगले 3 साल तक 12% ब्याज देगा, तो 3 साल तक 12% ब्याज देगा, यानी कि टोटल 36% ब्याज देगा। तो इसका मतलब टोटल इन 5 वर्षों का ब्याज आया 3 2 5 6 56% ब्याज, है ना, 56% ब्याज है। तो मैंने कहा टोटल ब्याज कितना होगा, तो मैंने कहा देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 5,000 का 56%, क्लियर है। 2 0 से 2 0 कटेगा, 56 पंजे कितना आएगा, 280, 280 और ये 0, 2800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, 8,000 रुपये की धनराशि का आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना 1 में 5% साधारण ब्याज की दर से शेष धनराशि योजना 2 में 4% की दर से निवेश किया जाता है। अवधि के एंड में कुल ब्याज 720 रुपये था। योजना पे निवेश किया गया धनराशि कितनी है। देखिए एलिगेशन का सवाल है कि टोटल 8,000 रुपये मैंने किसी 2 योजनाओं में लगाए हैं। अब एक लाडली लक्ष्मी योजना है और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है।
मेरे को पहली योजना में जो पैसा लगाया ना, तो उससे मुझे साधारण ब्याज 5% मिला है 2 साल के लिए, है ना। 2 साल तक के लिए मैंने निवेश किया है, तो हर साल 5% का ब्याज मिलेगा मुझे, है ना। ठीक है। और मैंने दूसरी योजना में 4% की दर से पैसा लगाया, तो 2 साल के बाद मुझे टोटल ब्याज 720 रुपये का मिला। तो बताओ मैंने पहली योजना में कितना पैसा लगाया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये योजना 1 हो गई, ये योजना 2 हो गई, 2 योजनाएं हैं। पहली योजना में अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो ध्यान से समझना, मैंने 8,000 रुपए का 8,000 रुपए का पहली योजना में 5% की दर से पैसा लगाया, और दूसरी जो बची हुई धनराशि शेष है, ये जो शेष धनराशि है, इसका मैंने योजना 2 में पैसा लगाया। ठीक है, मतलब पता नहीं कितना कितना पैसा लगाया मैंने, तो मुझे दोनों योजनाओं से टोटल 2 साल का ब्याज इतना मिला 720 रुपये। तो मैंने कहा देखो 2 साल का ब्याज कितना आया आपको, 720 रुपये। दोनों योजनाओं से टोटल मिला के 2 साल में मुझे इतने रुपए का ब्याज मिला। 2 साल का ब्याज ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 360 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 360 रुपये, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 360 रुपये है, तो ये मूलधन पे आता है ब्याज हमेशा, तो 360 रुपये का ब्याज आया 8,000 रुपये पे। तो ये कितना परसेंट बनेगा बताइए। यहां से आपको निकालना है टोटल ब्याज, है ना। तो ये ब्याज आ जाएगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, कितना ब्याज लगा मुझे। मैंने कहा ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कटेगा, 4 से काट दे, 4 9 में 36, 4 दूनी 8, 9 का आधा 4.5%, है ना। तो पहली योजना मुझे 5% ब्याज दे रही है, दूसरी योजना मुझे 4% ब्याज दे रही है, और दोनों योजनाओं से जो मुझे ब्याज मिला वो है 4.5% का। तो एलिगेशन लगा दीजिए, 5 में से 4.5 गया तो ये आधा परसेंट बनेगा, 0.5%। 4.5 में से 4 गया तो ये बचेगा आधा परसेंट, 0.5%। अच्छा, मतलब पैसा बराबर लगाया मैंने। तो 8,000 में से 4,000 पहली योजना में लगाए, 4,000 दूसरी। देखो ना, 0.5 दोनों जगह आ गया, तो रेशो बराबर हो गया ना, यानी कि टोटल, है ना। तो 4,000 इधर लगाए, 4,000 इधर लगाए, पैसा बराबर आ गया। अगर मैंने 10,000 रुपये लगाए, ध्यान से समझना, तो पहला हिस्सा 10% पे लगाया, दूसरा हिस्सा 15% पे लगाया, 2 साल में टोटल ब्याज 2400 रुपये का मिला। तो 15% पे कितना रुपए निवेश किया गया, फिर से समझो। 2 साल का ब्याज 2400 रुपये है, 2 साल में टोटल ब्याज 2400 रुपये, तो 1 साल में 1200 होगा। मैंने कहा 2 योजनाएं हैं, फिर से लाडली लक्ष्मी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। मैंने दोनों योजनाओं में कुछ पैसा निवेश किया, इसमें भी कुछ पैसा लगाया, इसमें भी कुछ पैसा। इस योजना ने मुझे 1 साल में कितने का ब्याज दिया, 10%, और दूसरी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मुझे 15% ब्याज मिला। तो इस प्रकार 2 साल में मुझे दोनों योजनाओं से टोटल ब्याज मिला 2400 रुपये। तो अगर 2 साल में टोटल ब्याज 2400 है, तो 1 साल में ब्याज आएगा 1200 रुपये। यानी कि जो 1200 रुपये का ब्याज मिला है मुझे 1 साल में, वो किस पे मिला है, इस 10,000 रुपये के टोटल राशि पे मिला है ना। तो बताइए टोटल ब्याज कितना आएगा मेरा। टोटल ब्याज आएगा ये 4 जीरो से 1 2 3 4, यानी कि टोटल ब्याज मिला 12% का मुझे। तो मैंने कहा देखो 2 योजनाएं थी, एक पहली योजना एक दूसरी योजना। पहली योजना में मैंने 10% की दर से पैसा लगाया था, दूसरी योजना में मैंने 15% की दर से पैसा लगाया था, और दोनों योजनाओं से जो मुझे लाभ मिला है वो 12% का है ना। टोटल ब्याज इतना मिला, तो मैंने कहा घटा दो, 15 में से ये 12 जाएगा, 15 माइनस 12 यानी कि 3 बचेगा, और यहाँ 12 में से ये 10 जाएगा, बड़ी वैसे छोटी वैल्यू घटाना है हमेशा। 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2 आ गया। यानी कि दोनों योजनाओं में मैंने 5 रुपये लगाए टोटल, जो कि 10,000 के बराबर है। तो मैंने कहा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 के बराबर है, तो एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा है, 15% की दर पे कितना निवेश किया था। तो 15% की दर पे आपने 2 भाग निवेश किया था, यानी कि इस 2 भाग की वैल्यू चाहिए, तो 2 भाग की वैल्यू 2 दूनी 4,000 आ जाएगा क्या। तो 4,000 रुपये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। चलो अगला सवाल क्या है। आर 1 साल के लिए बैंक में 80,000 रुपये जमा करता है, उसके खाते में बैंक 12% की दर से साधारण ब्याज देती है। मतलब अगर आपने 80,000 रुपये बैंक में अगर 1 साल के लिए जमा किए ना, तो बैंक आपको 1 साल का ब्याज 12% देगी। 80,000 का 12% 9,600 इतने रुपये का ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है,
लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में इतने रुपए का शुल्क भी लेगी। यानी कि आपके पैसे को वो रखने का कॉस्टिंग 3,000 रुपये आपसे लेगी। यानी कि आपके पैसे देखो, 80,000 का 12% ब्याज कितना होता है? 9,600 रुपये। 9,600 रुपये ब्याज में से ये 3,000 रुपये वो रख लेगी अपने पास, तो 6,600 रुपये आपका फायदा है। तो इसका मतलब ये है कि 6,600 रुपये का आपका फायदा है। कितने पे? 80,000 रुपये पे। बताइए ये कितना परसेंट है? ये 4 जीरो से 2 और 2 4 जीरो कटेगा, 8 से काट दें या इसको आधा कर दें 33, इसका आधा कर दें 4 से काट दोगे तो 4 अठे 32, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, 8.25%। यानी कि ये आपके फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा आपका। अब आपके आधे लोगों के समझ में नहीं आया 6,600 कहाँ से आ गया? मास्टर गजब ही करता है, गजब खिला करते हो भाई तुम, हैं? पी के पढ़ाते हो क्या? खुद ही करते हो सॉल्व, हमको नहीं समझाओगे कैसे आया? अरे गुड्डू, इस 80,000 देखो, आपने कोई पैसा 80,000 रुपये बैंक में जमा किया तो बैंक वाला बोल रहा है कि 1 साल में तुमको 12% ब्याज दूंगा, यानी कि 80,000 का 12% ब्याज है। तो मैंने कहा ब्याज कितना मिल गया? ब्याज कितना मिल गया? 80,000 का 12%, 9,600 है, ये ब्याज मिल गया। और इसमें से बैंक वाले ने प्रोसेसिंग शुल्क ले लिया आपसे, आपको रखने का, मैनेज करने का पैसा। तो 9,600 में से 3,000 रुपये बैंक वाले ने ले लिए, तो बचे कितने? 6,600 रुपये। ये आपका क्या बचा? लाभ बचा। ये बचा हुआ पैसा है आपका ब्याज के रूप में। ये जो लाभ आया है किस पे आया है? मूलधन पे ही आया है, 80,000 पे। तो 6,600 का लाभ हुआ, 80,000 पे 100 पे कितना? सॉल्व किया, 8.25 आंसर आ गया। एक तरीका ये होता है इसको करने का। दूसरा तरीका भी है कि आप अगर थोड़ी बुद्धि लगाएं ना, बेल बुद्धि सोच के। एक तो साले ये कांस्टेबल की तैयारी करने वाले नहीं मान रहे हैं, सुबह शाम दौड़ा भागी कर रहे हैं, क्लास में देखने को मिलते नहीं है नमूने। कांस्टेबल बन गए, पता नहीं क्या उखाड़ लिया इन्होंने, साला पढ़ना ही छोड़ दिया है नमूनों कहीं के। क्या औलाद है माँ कसम। ये तो अच्छा ही अलग अलग जिलों के हैं। मेरे पास होते तो 2 रेप्टा बेट दे के पढ़ा था। साले सुबह शाम दौड़ने जाते हो तुम, दिन में क्या करते हो मेरे को ये तो बताओ। रात भर सोओगे, सुबह उठ के दौड़ोगे, शाम को उठ के दौड़ोगे, हैं? बाकी क्या करते हैं दिन में? साले पढ़ सकते हैं ना, 2-3 घंटे 4 घंटे निकाल करके, 5 घंटे। कितने घंटे फिजिकल करते हैं भाई तुम? अरे 2-3 घंटे सुबह जाते होंगे, 2-3 घंटे शाम को, 6 घंटे। बाकी पूरी रात तो सो रहे हैं, 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते अपने पढ़ने के लिए। साले पता नहीं क्या समझते हैं कांस्टेबल बन जाएंगे। सर्वाधिक विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं हमारे यहाँ के। मध्य प्रदेश बिल्कुल सोया प्रदेश नहीं है, हकीकत में सोया प्रदेश है। सोया स्टेट सोयाबीन प्रदेश नहीं है, सोया प्रदेश है ये। यहाँ किसी चीज के लिए कोई सूद ही नहीं है, चल रहा है बस नमूनों। इसका दूसरा तरीका तो बता ही नहीं, अपन ऐसे आगे बढ़ गए। तुम बोलोगे मास्टर गद्दारी कर बे, आगे बढ़ गया है। देखो, आपको बैंक बोल रही है कि 80,000 जमा करोगे तो 1 साल में 12% ब्याज देंगे, यानी कि 9,600 रुपये, और 3,000 रुपये हम काट लेंगे। तो मैंने कहा एक काम करो ना, ये जो काटा है ना ये 3,000 रुपये 80,000 में से, ये कितना परसेंट है पता कर लो। तो मैंने कहा ये जो 3,000 रुपये काटा कितना है, शुल्क कितना कटा, शुल्क कितना कटा, शुल्क कटा कितना? तो आप बोलोगे 3,000 रुपये काट लिए उसने। कितने में से काटे भाई? टोटल 80,000 रुपये में से। इसका मतलब ये कितना परसेंट पैसा काट लिया उसने? आप बोलोगे कितना काट लिया? 4 जीरो से 1 2 3 4, इसका आधा 15, इसका आधा 4। 15 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचा, 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी कि इतना काट लिया। तो आपको तो टोटल ब्याज 12% मिलने वाला था, उसमें से 3.75 रुपये इसने काट लिए, तो मिला कितना? 12 माइनस 3 9, 9 में से भी गया तो 8.25%। तो ये भी एक तरीका है, इसको रिवर्स में भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही मिलेगा। स्वाति, स्वाति नहीं, कुछ भी लिख लो, दीपिका लिख लो। स्वाति नाम पसंद नहीं है। देखो, दीपिका 40,000 रुपये कमाती है, जिसमें से वो 25% बचाती है।
25% अगर उसने बचाए तो एक बात बताओ, 40,000 में से 25% बचाए तो 75% खर्च कर दिए। अच्छा, मतलब 40,000 का 25% 1/4, 10,000 रुपये बचाए उसने, है ना। और शेष राशि भोजन और इस पे खर्च कर दी, यानी कि 75%, मतलब 30,000 रुपये खर्च कर दिए 3:2 में। तो 3 और 2 5 की वैल्यू 30,000 है, 1 की वैल्यू 6,000 है, 6,000 रुपये टोटल खर्च कर दिए। तो ये बोल रहा है शिक्षा पे कितना खर्च किया। अरे ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, एक काम करो, चलो 100% मैंने उसकी आय मान ली, 25% बचा लिया, तो 25% बच गए, तो खर्च कितने हुए 75%, है ना। और जो कि कितना है 3:2 में है, तो ये 3:2 में है, ये 75% पैसा खर्च किया इसने 3:2 में। अब ये बोल रहा है कि वो भी भोजन पे और शिक्षा पे खर्च किया, ये भोजन पे है, ये शिक्षा पे है। तो ये जो शिक्षा पे खर्च किया गया पैसा है, ये कुल आय में जो शिक्षा पे व्यय किया गया पैसा है, ये व्यय का कितना परसेंट है, खर्च का कितना परसेंट है, टोटल का कितना परसेंट है, यही पूछा ना। तो ये जो 2 रुपए हैं ये टोटल खर्च है, यानी कि 5 का कितना परसेंट है, 2/5 है, 40% पैसा है। ये क्या सवाल है वे हैं। अरे यार ये तो बचा लिए ना उसने, ये बचत है उसकी, ये 75% क्या है, यही तो खर्च है। तो टोटल 75 रुपए में से उसने ये जो 2 रुपए शिक्षा पे खर्च किए ना, 2 रुपए, ये टोटल कितने रुपए, कितना परसेंट है। तो मैंने कहा ये जो 75 में से ये जो 2 रुपए हैं, ये टोटल 3 और 2 5, 5 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा आपसे। हाँ 40% है, कोई मतलब ही नहीं उसमें। एक निश्चित राशि 20 महीने के लिए इतने परसेंट की दर से साधारण ब्याज, उसी महीने पे 15 महीने के लिए इतने परसेंट की दर से साधारण ब्याज से इतने रुपए ज्यादा है, धनराशि कितनी है। ये बेसिक सवाल है। 20 महीने हैं, महीने को साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे दो, है ना। तो इतने वर्ष के लिए 19.2% की दर से जो ब्याज आया, है ना, और 15 महीने हैं, साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे दो, तो इतने साल के लिए 11.2% की दर से जो ब्याज आया, इन ब्याज में जो डिफरेंस है वो इतने का है। इतने ज़्यादा ब्याज आए, इतने कम ब्याज आए, अंतर होता है हमेशा, ठीक है ना। इसको काट ले, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 3 से काट दें, 3 छंग 18, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 4 8 32, 2.8। तो देखो ये 64 पंजे 320, यानी कि 32 आ गया यहाँ से, और यहाँ से 28 पंजे 140, 14 आ गया। 32 और 14 में अंतर कितने का आया, 32 माइनस 14, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमें दे रखा है 2920 के बराबर, है ना। 2 माइनस 4 8 बचा, 3 माइनस 2 1 बचा, 18 की वैल्यू हमें पता है 2920 है। 100 की वैल्यू पूछी है आपसे, कर लेंगे हैं। देखो 18 एकम 18, 18 10 28 और 29, 11 आ गया, 112 हो गया है। 18 पंजे 90, 18 छंग 108, तो 18 छंग 108, 4 बचा, 20 हो गया, 0 40, है ना। 18 दूना 32, 18 दूना 36, 36 माफ करना 36, और 4 40 फिर से, तो 18 दूना 36, 162.2 आ गया ये। तो इसको भी 162.2 गुना कर लो, यानी कि 1622 आसपास, 1622, 1662 आ रहा है। 162 निकटतम पूर्णांक में पूछा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर हो जाएगा 1622, 1620 करीब है, लगभग लगभग, है ना, 20 और 22 लगभग लगभग, तो ये आंसर आ जाएगा 1620, है ना। और इसमें भाग दोगे ना तो ये 2 बार जाएगा, इतने बार, तो 16,222 आ जाएगा ये, ठीक है। 16,200 के करीब है ये तो 600 के करीब जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष के आगे से प्रत्येक वर्ष 0.5% ब्याज में वृद्धि मिलती है।
4 साल बाद ऋण चुकाने के लिए इतने रुपए ब्याज दिए, ऋण राशि कितनी है? ऋण राशि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है आपसे। ऋण कितना था? पहले साल आप 5% ब्याज चुका रहे हो, एसएससी सीजीएल 2023। फिर प्रत्येक वर्ष 0.5% ब्याज की वृद्धि हो जाती है, यानी कि आप अगले साल आधा % ब्याज ज़्यादा दोगे तो 5.5% ब्याज दोगे आप, है ना। फिर ऐसा आप कहाँ तक कर रहे हो? 4 साल तक कर रहे हो। तो मैंने कहा आधा % ब्याज दोगे तो 6%, फिर आधा % ब्याज दोगे तो 6.5%, है ना। आधा आधा ब्याज जोड़ दिया, 5, 5.5, 6, 6.5, ये ब्याज आपने टोटल दिया। ये टोटल ब्याज कितना है? 6 और 5 ये 11, 6, 5, 11, 12, 11, 11, 12, 11, 11, 22, 23, 23% टोटल ब्याज दिया आपने। 23% ब्याज दिया आपने, जो कि किसके बराबर है? 4600 के, यानी कि 100% कितना आ गया? 20,000 के बराबर। इसका 200 गुना है गुड्डू, 200 टाइम्स। ठीक है। आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है। आर जो है ना, वो एस को कुछ धनराशि उधार देता है। आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है, जिस पर देखो आर ने पैसा एस को उधार दिया है ना। जिस पर जो एस है वो आर को 17,000 रुपये वापस करता है, अधिक वापस करता है, सॉरी 17,000 रुपये अधिक वापस करता है, यानी कि ये इसको 17,000 रुपये ब्याज देता है। 17,000 रुपये का अधिक वापस करे, यानी कि जितने रुपए उधार लिए थे उससे 17,000 रुपये ज़्यादा दिए, तो इतने का ब्याज दिया उसने। फिर ये जो एस है ये टी को उतनी ही राशि देता है, देखो, है ना। तो इसने टी को पैसा दे दिया एस ने, जिस पर टी जो है वो एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है, यानी कि ये इसको 8.5% ब्याज देता है। ठीक है। एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम राशि बताओ, यानी कि एस ने कितने रुपए उधार लिए थे, कि न्यूनतम राशि बताओ कि जिससे उसे इस लेन देन में कोई हानि ना हो। देखो एक बात बताओ, लेन और देन किसको बोलते हैं? जब पैसा लेंगे तो इसे लेन, और जब इसने पैसा इसको दिया तो इसे कहेंगे देन, लेन देन। ठीक है। तो इससे लिए, इसको दिए। एस बहुत शानदार आदमी है, समझ गए? इस एस की क्या कहानी है समझना। एस ने क्या करा, मान लो इससे कुछ पैसे उधार लिए और यही पैसा इसने टी को दिया। जब टी ने इसको 8.5% ब्याज दिया ना, तो एस ने आर को वापस दे दिए 17,000 रुपए। पर ध्यान देना, इसमें इस एस द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है, मतलब एस ने कितने रुपए उधार लिए थे, और ये बोला हुआ कि जिससे उसे इस लेन देन में कोई हानि ना हो, मतलब इसको नुकसान हुआ ही नहीं है एस को। तो इसका मतलब इसको नुकसान कब नहीं होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जितने रुपए, ध्यान से समझना, एस ने आर से लिए और एस ने वही पैसे टी को दे दिए, मतलब ये पैसा इसका पैसा एस के पास गया, एस ने अपने पास नहीं रखा, इसने टी को उधार दे दिया। तो इसने उधार लिया, एस ने आर से उधार लिया और इसने टी को उधार दे दिया। जब टी इसको 8.5% ब्याज देगा ना, तो ये जो एस है, अब इसने कहां से पैसा लिया था? आर से, तो ये इसको ब्याज देगा इतने रुपए का। और जब इसको वापस ब्याज देगा ना, तो इसको नुकसान नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने रुपए एस ने इस टी से कमाए ना, उतने ही रुपए तो उसने वापस दे दिए, तो इसको नुकसान भी नहीं हुआ। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो 8.5% जो टी से ब्याज मिला है इसको, और है ना, और इसने जो इसको ब्याज दिया है, क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गए? क्या बोलो मेरे को, ये बराबर है। तो 8.5% ही 17,000 है, तभी तो उसको नुकसान नहीं हुआ। लाभ भी तो नहीं हुआ, लाभ कहां बोला हुआ है? देखो कि इसको लाभ हुआ है, लाभ भी नहीं हुआ, हानि भी नहीं हुई। तो 8.5% हमारा 17,000 के बराबर है। तो हमें 100% चाहिए। तो देखिए, पहले पॉइंट हटा दीजिए, अब 17 से काट दें। 17 एकम 17, 17 पंजे 85, और 5 से काट दें, 5 दूनी 10। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 2000 के बराबर आ गई क्या? आपसे पूछा क्या है? 100% की वैल्यू बताओ। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 और ये 00, 20,000, यानी कि 2 लाख। 2 लाख आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8% नहीं, 8% नहीं है, ये कुछ राशि है जो मैं आपको, ये सवाल ऐसा नहीं है यार, ये कुछ है, इसमें था शायद 8 सही 3/4 था।
एक मिनट, 8 सही 3/4 कितना हो गया ये? 8 चुके 32 और 3 35/4, बिल्कुल सही। तो 8 सही 3/4 आया था ये, 8 सही 3/4 आया था, है ना? 8 सही 3/4 आया था। इतने रुपए का लोन लिया इसने और इतने परसेंट, 8 चुके 32 3 35 4/4, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लेंगे अपन, ठीक है। चलो अर्चना ने क्या करा, 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से इतने परसेंट की दर पे इतने रुपए का पैसा उधार लिया था। इसने 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा कितने रुपए भुगतान किए गए, यानी कि अमाउंट पूछा है उसने, मतलब जितने रुपए उधार लिए उससे ज्यादा ही देगा ब्याज के रूप में, मूलधन मिला के। तो हमसे सवाल पूछा है, तो देखो इसने 24 जनवरी 2012 को पैसा लिया। अब 2012 लीप वर्ष है, 2012 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 2012 क्या है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। और इसमें कितने दिन होंगे? 366, 366 दिन होंगे। क्लियर है? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले तो गिनते हैं। 24 जनवरी को पैसा उधार लिया है और 18 जून को वापस चुका दिया, तो जनवरी में कितने दिन बचे? जनवरी होती है 31 की, तो जनवरी में 24 जनवरी तो हो गई है, 24 से 31 तक 7 दिन बचे, तो जनवरी में कितने दिन बचे? 7 दिन। फरवरी चूंकि लीप वर्ष है तो 29 की होती है। मार्च 31 का होगा वापस से। अप्रैल 30 का होगा। मई कितने का होगा? 31 का। और जून कितने का है? 18 का। और जूली तो है ही नहीं, तो बस जूली तक नहीं जाना है अपने को यहीं तक जाना है। तो कितने दिन हो रहे हैं? जोड़िए, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 6 26 की 6, हासिल 2 बचा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 146 दिन, 146 दिन। ठीक है, तो 78,000 का 146 दिन का ब्याज निकालना है। अब 146 दिन है, इसको साल में बदलने के लिए 366 दिन का डिवाइड करेंगे। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, है ना। और ब्याज की दर कितनी है? 8 चौके 32 दिन, 35/4, यानी कि 35/4% आ गया। तो परसेंटेज है तो बटे में 100 आएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से काट दें क्या? तो कोई 366 है, इसको आप 365 ही समझो, 365 समझो, तो 73 से कट जाएगा। 73 से ये कटेगा 73 से 2 बार, 73 से लगभग 5 बार। अपने को तो वैसे भी निकटतम पूर्णांक में चाहिए, और अब ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, 80,000, 85,000, 88,000, 90,000, 2-2, 3-3 हज़ार का, 5-5 हज़ार का गैप है। तो अप्रोक्सीमेटली छोटा मोटा चेंजेस चलेगा। 5 सते 35 आ गया, 7 दूना 14 आ गया। अच्छा 4 से काट दें क्या? 4 एकम 4, 5 6 7, 3 बचा, 4 9 36, 37 38, 2 बचा, 4 पंजे 20, है ना। 195 का डबल कितना आएगा? 19 दूना 38, 39, 390 आ गया ये, 390 गुणा 7 आ गया ये। ठीक है, 5 दूनी 10, 19 दूना 38, 39, ठीक है, ये 0 आ गया। 7 9 63 की 3 आ गया, हासिल 6 बचा, 7 21 और 6 27 आ गया, 2730। अबे कुछ तो मिसिंग है इसमें, क्या गलती कर दिया? अच्छा ये तो ब्याज है ना, हाँ ठीक है ना, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, हमें तो अमाउंट चाहिए। मिश्रधन कितना बनेगा? मिश्रधन तो मिश्रधन बनेगा मूलधन, यानी कि 78,000 में 2,000 जोड़ दो, तो 78,000 प्लस 2,730, 78 79 80, 80,730 रुपए, 80,730, 80,730 है ना। हाँ तो ये इसके करीब है, तो निकटतम ये होगा 80,723। 7 का डिफरेंस लगभग आया, वो भी मैंने 366 को 5 मान के करा है। ये 5 बार कैसे कट गया तो मैं बता दूं, 146/365 होगा ना, तो ये 73 से हमेशा कटता है। जब भी ऐसे दिन वाला सवाल आता है ना कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में, तो 73 का मल्टीपल ये भी होता है, ये भी होता है। तो 73 से ये सामने दिख रहा है 2 बार है,
और 73 से नीचे वाली वैल्यू हमेशा 5 बार कटती है, तो 2/5 वो अप्रोक्सीमेटली मैंने लिख दिया। और ऐसा कभी भी सवाल आ जाए 2/5 लिख लेना है आपको, मतलब जितने भी दिन दिया हो उसको 73 से कटेगा ही कटेगा। 48,500 का एक हिस्सा 15% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। पहले निवेश के 2 साल के बाद शेष राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई। पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष के बाद ब्याज का अनुपात इतना है। ₹48,000 का 48,500 का एक हिस्सा 15% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। समयावधि पता नहीं कितनी है। पहले निवेश के 2 वर्ष के बाद शेष धनराशि 10% की दर से निवेश की गई। तो पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष के बाद ब्याज का अनुपात इतना है। मतलब पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष के बाद, ठीक है। तो पहले निवेश के 2 साल के बाद, यानी कि पहली राशि 2 साल के लिए निवेश की गई। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, पहली धनराशि मान लेता हूँ, देखो 2 धनराशि ए और बी मान लेता हूँ मैंने कहा एक धनराशि ए है, एक धनराशि बी है। ध्यान से समझना, एक धनराशि ए है, एक धनराशि बी है। पहली धनराशि के निवेश के 2 साल के बाद शेष धनराशि निवेश की गई। तो मतलब पहली धनराशि मैंने 2 साल के लिए निवेश की, कितने परसेंट पे? 15% पे। तो 2 साल तक 15% की दर से जो ब्याज आया पहली धनराशि ए पर 2 साल तक 15% की दर से जो ब्याज आया, और 2 साल के बाद जो शेष धनराशि निवेश की गई जो कि बी है ना, इस शेष धनराशि को पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 साल के बाद, तो पहली के इन्वेस्ट करने के 5 साल बाद, क्या खिचड़ी पका रहा है ये, पहले निवेश के 2 साल के बाद शेष धनराशि निवेश की गई, यानी कि पहले निवेश के 2 वर्ष के बाद 10% की दर से निवेश की गई। तो ये धनराशि 10% की दर से निवेश की गई, और पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 साल के बाद ब्याज इतना है। अच्छा, 5 साल के बाद निवेश है, मतलब इसने 3 साल तक निवेश किया पैसा, तो टोटल पहली धनराशि के निवेश के 5 साल बाद ब्याज का अनुपात 5:3 आया। खिचड़े पका देगा ये सवाल, अच्छा सवाल है ना। लैंग्वेज समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, है ना। 2 से 10 कटेगा 5 बार, है ना, और 5 से ये 15 कटेगा 3 बार। तो ये 3 यहाँ चला जाएगा बटे में। तो ए और बी का रेशो कितना आ गया? 5/3 का, है ना। यानी कि टोटल धनराशि 8 यूनिट है ये। तो इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 48,500। तो ये कह रहा है हमसे कि दूसरा हिस्सा जो 10% पे निवेश किया था, यानी कि बी की वैल्यू पूछी है। तो बी की वैल्यू 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें अपन। 8 × 48, फिर भाग नहीं जाएगा। 8 × 48, 49 50 2 बचा, है ना, 2 बचा, तो 20 हो गया। 20 हो गया। 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, इतना आया। फिर मुझे 3 की वैल्यू निकालना है, तो 3 की वैल्यू निकालो। 3 पंजे 15 की 5, हासिल 1 बचा। 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। 3 × 18 आ गया। 3 × 18 आ गया। 18 187.5। क्या है यार ये? एक मिनट, नहीं समझा मैं। सवाल ही लैंग्वेज ही मतलब थोड़ी तकलीफ कर रही है। 48,500 रुपये का एक हिस्सा 15% की दर से निवेश किया गया। एक हिस्सा, पहला हिस्सा मान लो ए है, वो 15% की दर से निवेश किया गया। पहले निवेश के 2 साल के बाद शेष धनराशि निवेश की गई, यानी कि पहला निवेश 2 साल तक रहा और उसके बाद अगली धनराशि निवेश की गई, है ना। और 5 साल के बाद ब्याज का रेशो ये आ गया। मतलब पहली धनराशि इन्वेस्ट करने के 2 साल के बाद ये निवेश की गई है, यानी कि ये 3 साल के लिए। अच्छा, ये समय नहीं दे रखा है मुझे, हैं? नहीं यार, एक काम करो, इसको, ये मैंने ए और बी मान लिया, इसलिए मेरे को खिचड़ा पक गया है। आप इसको वैसे कर लीजिए, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। भाई देखो, एक हिस्सा 48,500 का है, तो एक हिस्सा एक्स मान लेता हूं। जैसे 48,500 रुपये है,
है ना। ए और बी में पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बाकी हो जाएगा उससे, है ना। जो अभी मैंने करवाया था ना उसमें मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। इसका एक हिस्सा ये हो गया, तो दूसरा हिस्सा क्या बचा, 48,500 बचा। पहला हिस्सा जो एक्स है वो आपने निवेश किया 15% की दर से, है ना। और बात तो वही हो जाएगी यार, बात इसमें तो है ही नहीं ना, कुछ प्रिंसिपल से कोई लेना देना ही नहीं अपना, यहीं पे है कुछ तो मैं जहां गड़बड़ कर रहा हूँ। पहला निवेश 48,500 का जो भी है उसका एक हिस्सा निवेश किया आपने 15% की दर से। पहले निवेश के 2 साल के बाद, मतलब पहला निवेश कर दिया उसके 1 साल और 1 साल, 2 साल के बाद शेष धनराशि निवेश करी आपने 10% की दर से। दूसरी धनराशि बी है जो 10% की दर से आपने निवेश करी है। और पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 साल के बाद, यानी कि इसके इन्वेस्ट करने के 5 साल के बाद, मतलब अच्छा इसने 5 साल तक पैसा लगाया है ना यार, मैंने गड़बड़ कर दिया ना गुड्डू, देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, इसने निकाला थोड़ी ना है भाई, देखो यहाँ गड़बड़ हो गया ना। जैसे पहली धनराशि ने अपना पैसा 5 साल के लिए लगाया है, भाई उसने तो पूरे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा है 15% की दर पे। और जो बी है ना वो बी बाद में आया है, वो 2 साल के बाद आया है, यानी कि वो 3 साल तक ही अपना पैसा लगाता है 10% के हिसाब से। तो इस प्रकार जो ब्याज का अनुपात आया 5:3 है। देखो मैंने कहा ना गड़बड़ यहीं हो रही है कुछ ना कुछ। चलिए ठीक है, अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 3 से 3 काट देता हूं मैं, है ना। 5 से 10 कटेगा 2 बार, और 5 से ये 15 कटेगा 3 बार, तो ये 2 वहां चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए और बी का रेशियो आ गया 2:3 में, है ना, 2:3 में आ गया। क्लियर है। टोटल राशि कितनी बन रही है, 5 यूनिट हमारी है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 48,500 आ गई, है ना। अब सही है, 5 का कितना गुना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 5 9 में 45, 46 47 48, 3 बचा, 5 7 35 00। अब हमें क्या चाहिए, 10% पे कौन सा हिस्सा निवेश किया गया था, 10% वाला ये नीचे वाला हिस्सा है बी का, तो बी का हिस्सा यानी कि 3 की वैल्यू पूछी है। तो देखो 27 के करीब तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। देखो ना 9 या 27, 27 या उससे बड़ा आंसर, 27 से छोटे हैं 20 19 24, 27 से बड़ा एक ही है, सॉल्व कर लो, 2 0 तो ये आएंगे। 9 7 या 21 की 1, 2 बचा, 9 या 27 और 2 29, 29,100 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अच्छा सवाल है। चलिए किस्तें पढ़ते हैं अब अपन। साधारण ब्याज की किस्तें बहुत आसान है ना। सवाल करवाता हूं सीधा। 1380 रुपए का भुगतान 4 वर्ष के बाद करना है। यदि प्रत्येक किस्त पे 10% साधारण ब्याज की 4 समान किस्तों की जरूरत पड़ेगी तो प्रत्येक किस्त कितनी है। देखिए हर किस्त को 100% मान लेना है आपको। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपने 4 वर्ष में भुगतान किया है, मैंने कहा ये पहली किस्त दे दी आपने, ये दूसरी किस्त दे दी आपने, ये तीसरी किस्त दे दी आपने, ये चौथी किस्त दे दी आपने, और 4 किस्त दे करके आपने मामला खत्म कर दिया। ये लाइन यहाँ पर है, मैं ग्राफ बना के समझा रहा हूँ आपको, है ना। कि जैसे मान लो आपने कोई भी गाड़ी, पंखा, कूलर, जो भी चीज़ उधार ली है, तो उसकी 4 बराबर किस्तें करवा लोगे। भाई कुछ तो डाउन पेमेंट दोगे आप। डाउन पेमेंट का मतलब क्या है, जैसे नगद भुगतान। जैसे आपके पास अभी नया नया शौक चढ़ा है आपको, वो 16 Pro Max कुछ करके आता है ना, आईफोन का मोबाइल कुछ, है ना। मेरे को तो मालूम भी नहीं है और मेरे को कोई शौक भी नहीं है। ये जो भी आईफोन का कुछ चल रहा है अभी, है ना, वो फ़ोन आपको पता है 2 लाख 2.5 लाख का कुछ आता है, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी। तो आपको मालूम है अपने पास 2.5 लाख है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, 50,000 दे दोगे उसको कि लो भैया 50,000 है अभी मेरे पास, ये रख लो। तो बचे कितने, 2 लाख रुपए देने। आपने क्या बोला, 2 लाख की किस्तें बना लो भैया, 4 किस्तें बना लो, 50,000 में आपको हर महीने दे दूंगा, या जो भी उसने कंडीशंस रखी है कि हर 3 महीने में देना कि हर 6 महीने में देना, वो अपने अकॉर्डिंग है। तो हर महीने आप किस्त बना लोगे या हर साल आप किस्त बना लोगे 50,000 की। तो मैंने कहा ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है, तीसरी किस्त है, चौथी किस्त है। आपने देखो ये फर्स्ट किस्त यहाँ चुका दी, ये सेकंड किस्त यहाँ चुका दी, ये थर्ड किस्त यहाँ चुका दी, ये फोर्थ किस्त यहाँ चुका दी, और मामला खत्म कर दिया। 4 किस्तें चुका दी, मामला खत्म कर दिया। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो, ध्यान से समझना, ये जो पहली किस्त जो उसने यहाँ चुका दी, अगर ये यहाँ नहीं चुकाता, अगर ये जो पहली किस्त है ये यहाँ नहीं चुकाता मान लो, तो इसको लास्ट में चुकानी पड़ती।
तो अगर ये किस्त यहाँ नहीं चुकाता, मतलब जो पैसा यहाँ पे देना होता है पहले साल वो उसने यहाँ नहीं दिया, तो वो अगर लास्ट में चुकाएगा तो उस पर 1 साल का ब्याज ये लग जाएगा, 1 साल का ब्याज ये लग जाएगा, 1 साल का ब्याज ये लग जाएगा, यानी कि उसको 1 2 3 साल का ब्याज लग जाएगा। तो अगर ये पहली किस्त वो यहाँ चुकाएगा तो उस पर 3 साल का ब्याज लग जाएगा, चौथी किस्त के साथ चुकाएगा तो। और अगर ये जो दूसरी किस्त है अगर वो ये यहाँ ना चुकाए तो उस पे कितने का ब्याज लगेगा, ध्यान से समझना। तो अगर ये किस्त यहाँ ना चुकाए सेकंड के स्थान पे, सेकंड वाली किस्त, तो ये यहाँ चुकाएगा, ये यहाँ चुकाएगा, तो इसका मतलब सेकंड वाली किस्त पे कितने का ब्याज लगेगा, 2 साल तक, है ना। इस पे कितने का ब्याज लग रहा है, 3 साल तक। और ये जो तीसरी किस्त है अगर वो ये यहाँ ना चुकाए तो वो चौथे के साथ चुकाएगा, तो उस पर 1 साल का ब्याज लगेगा। तो जो हमारी चौथी किस्त है तीसरी किस्त है उस पर 1 साल का ब्याज लगेगा आपको, है ना। और पता चले चौथी ही खुद यहां ना चुकाए तो देखिए चौथी किस्त जैसे ही चुकाएगा ना तो अब ये 0 वर्ष का ब्याज लगेगा। क्यों? क्योंकि चौथी किस्त जो भी होगी, अब देखो आप कहने का क्या मतलब है कि जो किस्तें आपने इधर नहीं चुकाई है वो चौथी के साथ इकट्ठी चुकाओगे और सारी किस्तें एक साथ चुकाओगे, तो जब पूरी ही चुका दोगे तो फिर कोई पैसा देना ही नहीं अब अगले 1 साल के लिए। चौथी किस्त जैसे ही चुकाओगे ब्याज खत्म, अब कोई देना ही नहीं है ब्याज आपको अगले 1 साल तक, तो इस पे ब्याज नहीं लगता। तो ये जो है ना किस्त आपकी, ये हमेशा हर किस्त 100% कहलाती है। तो ये किस्त आपकी 100% होती है। तो प्रत्येक किस्त 100%, 100%, 100%, 100% किस्त, प्रत्येक किस्त को 100% माना जाता है। तो चौथी किस्त ये 100% हो गई। अब ये जो इसके पहले वाली किस्त थी तीसरी किस्त आपने 1 साल का ब्याज दिया है, इस पे 1 साल का ब्याज दिया है, तो इसका मतलब 100% तो किस्त है और 10% ब्याज लग रहा है। तो इस किस्त के लिए आपने 110% पैसा चुकाया है। ये जो किस्त है वो यहाँ ना देगा और यहाँ देगा, तो मुझे बताओ सेकंड किस्त पे आपने 2 साल तक ब्याज चुकाया है, तो 100% तो मूलधन है, 10% 2 साल तक ब्याज दोगे तो 20%, यानी कि ये किस्त आपकी 120% की बनेगी, ठीक है। और ये जो पहली किस्त है अगर वो आप यहाँ ना चुका के चौथी के साथ चुकाते तो मुझे बताओ पहली किस्त पे आपको 3 साल का ब्याज लगता, 1 साल ये 1 साल ये 1 साल ये, टोटल 3 साल का ब्याज लगता। तो 100% तो जो किस्त की वैल्यू है वो तो चुकानी है, प्लस उस पर 3 साल का ब्याज भी देना पड़ता अगर आपको यहाँ चुकाते तो 3 साल का ब्याज कितना बनता, 30%, यानी कि यहाँ पे 30% ब्याज और 100% मूलधन, यानी कि 130% की किस्त चुकानी पड़ती। तो आप बोलो 100 ये 400 तो ये आ गया, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 ये आ गया, यानी कि 460% पेमेंट आपको चुकाना पड़ता ब्याज सहित। ये ऋण का अमाउंट है जो आप चुकाते टोटल, जो कि हमें दे रखा है 1380 के बराबर। तो बताइए प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। देखिए 0 से 0 काट दो, 46 का ये कितना गुना है, 3 गुना है ना। 6 3 18, 3 चौके 12 13, बिल्कुल। तो 100% यानी कि प्रत्येक किस्त कितने की बनेगी, 300 की। तो ये आपका प्रत्येक किस्त 300 रुपए की बनेगी। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो क्या हमें हर बार मास्टर ऐसे करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया। आप ऐसे करिए कि आप एक काम करो, आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि हर किस्त 100%, 100%, 100%, 100% होती है। तो ये 100 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अगर ये यहाँ न चुकाई जाए और यहाँ चुकाओगे आप तो 1 साल का ब्याज लगेगा उस पर। ये वाला 1 साल, 3 साल और 4 साल के बीच में 1 साल ही तो होता है, तो 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। तो जो आखिरी वाली किस्त होती है हमेशा उस पर ब्याज नहीं लगता है, तो वो हमेशा 100% होती है। तो एक बात ध्यान रखना है कि आपको एक किस्त को कोई भी मान लो, चाहे आप पहली मान लो चाहे आप चौथी मान लो, उसको 100 मान लेना है कि एक किस्त पे ब्याज नहीं लगता है, वो लास्ट वाली है। और बाकी कितनी किस्त आपने चुकाई है, साधारण ब्याज का सवाल है, ध्यान रखना है। तो डायरेक्टली आपको लिखना है पहली किस्त 100 की, उस पर जो भी दर दे रखी है उसमें जोड़ दो ब्याज। ये जो ब्याज है 10% का, तो इसमें 10 जोड़ दो 110, फिर 10 जोड़ दो 120, फिर 10 जोड़ दो 130। हो गई 4 किस्तें, 1 2 3 4, बस यही आपने टोटल अमाउंट चुकाना है ऋण की राशि। तो ये लोन अमाउंट है, जितना आपने पैसा उधार लिया प्लस ब्याज सहित आप टोटल इतना रुपए चुकाओगे, तो ये आप इतना रुपए दे रहे हो, ये मिश्र धन दे रहे हो। तो ये जो 460 है ना, ये मिश्र धन है, ब्याज सहित मिलाकर के राशि है। मूलधन तो 100% हो गया, उससे 100 से ज्यादा जो है ये ब्याज है, 100 से ज्यादा जो है ये ब्याज है, 100 से ज्यादा जो है ये ब्याज है। अगर आपसे इसी सवाल में पूछ लेगा कि बताओ उसने ब्याज कितने का भुगतान किया, तो अगर ये तो आपका वो हो गया, किस्त हो गई, प्रत्येक किस्त इतने की। अगर आपसे पूछे कि ब्याज कितने का भुगतान किया, ब्याज राशि बताइए, उसने कितने का ब्याज दिया, तो देखो ये 100 है, ये तो किस्त है, ये 100 से 10 ज्यादा, ये ब्याज 10 ज्यादा, ये 20 ज्यादा है, ये 30 ज्यादा, 30 और 20 60 और 10 70, यानी कि फिर मैं यहाँ से 70% निकालता तो 70 का 3 गुना होता 210 रुपये, यानी कि 210 रुपये मैंने ब्याज चुकाया होता। तो फिर अगर ये पूछता कि टोटल राशि पे ब्याज कितना चुकाया, तो 210 रुपये मेरा ब्याज हो जाता। ये हमारा सवाल का आंसर हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है?
तो ये जो आप टोटल जोड़ोगे ना, तो ये टोटल 460 बनेगा ये टोटल, है ना। और ये इसका 1380 के बराबर दे रखा है, तो आपको 100% निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो सवाल इतना सा है बस, ये इसको समझाने के लिए मैंने बहुत टाइम ले लिया यहाँ पे। जैसे अगला सवाल है, 3 वर्षों में 10% के साधारण ब्याज पे इतने रुपए के ऋण को वार्षिक किस्तों में चुकाना है, कितने रुपए की वार्षिक किस्त बनेगी। तो मैंने कहा देखो, साधारण ब्याज में किस्तें हैं, पहली किस्त कोई भी मान लो वो 100 की होगी, जो भी ब्याज की दर है वो जोड़ते जाओ, 100 में 10 जोड़ा 110, फिर 10 जोड़ो 120, बस 3 किस्तें ही हैं, 3 वर्ष तक चुकाओगे ना प्रत्येक वर्ष, तो 3 किस्तें ये हो गई। तो आप बताओ ये 330 आ गया, ये आपने टोटल इतने अमाउंट चुकाया है। वो कह रहा टोटल ऋण की राशि तो इतनी है 10,192, तो ये आपका इतने की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, इतने की वैल्यू दे रखी है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालना है। अब मुझे बताओ ये क्या है, 100 निकालना है मुझे। 100 330 का कितना भाग है, 100 जो है वो 330 का कितना भाग है, आप ये बताओ। तो देखो ये 0 0 काट दो, 10 से काटो, 10 से कम 10, 10 या 30, लगभग 1/3 है, समझ रहे हो। 1/3 से थोड़ा सा कम है, तो 1/3 से थोड़ा सा कम है, ये देख लेना है मेरे को। तो 1/3 निकाल लो, तो 10,192 का 1/3 निकालना है, 1/3, 1/3 से कम। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 11 2 बचा, 3 9 27, 28 29 2 बचा, 3 7 21 पॉइंट समथिंग, 3,397 से थोड़ा कम। अबे साले सभी बहुत नजदीक दे रखे हैं, मतलब ऐसे तो नहीं जा सकते अपन, तो पूरा ही करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलो ये 0 0 कटेगा, ये हो गया 33 की वैल्यू, 10 की वैल्यू निकालना है। देखो ये 10,192 है, ये 330 की वैल्यू हो गई, 100 की वैल्यू निकालना है। आराम से सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है, भाग देना है कुछ नहीं, 33 का भाग दे देना आराम से, और 10 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना, कर लेना। उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात कीजिए जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के ऋण का भुगतान करती है। अब 2% हर साल ब्याज लगेगा, 4 साल में टोटल आपने इतने रुपए का पेमेंट किया है, तो वार्षिक किस्त बतानी है। सेम सवाल है, पहली किस्त कोई भी 100 मान लीजिए, उसमें 2 जोड़ते जाइए, ये 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ दो इसमें 104, फिर 2 जोड़ दो इसमें 106, ये टोटल 4 किस्तें आपने चुकाई है, यानी कि 412 रुपए चुकाए आपने। टोटल 412 चुकाए, वो कह रहा है 40,376 चुकाए, तो आपने 100% निकालना है। 412 का भाग देना, 100 की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे, मतलब ये वाला। फिर कितने बचे हैं, 2 सवाल बचे हैं किस्तों के, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। ये बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट की एक छोटी सी वीडियो बनेगी, मात्र 20 मिनट की, कुछ 25 मिनट की, वो मैं डाल दूंगा बाद में आपके, है ना। आज अपन ये किस्तें निपटा देते हैं। देखिए, रोहन एक बाइक खरीदता है जिसकी कीमत 95,000 है, तो मान लेता हूँ रोहन ने 95,000 की एक बाइक खरीदी है ना। एक बार में 25,000 का भुगतान करता है वो, यानी कि 1 टाइम 25,000 देता है, मतलब उसने 25,000 रुपये दे दिए दुकान वाले को, तुरंत दे दिए 95,000 में से 25,000, तो बच्चे कितने, 70,000 रुपये। अब 70,000 रुपये रोहन को और देना बाकी है अभी, है ना, उस गाड़ी वाले को 70,000 रुपये और देने बाकी हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि शेष जो पैसा है इसका 18 महीने तक, 18 महीने बाद 10% की दर से साधारण ब्याज लगाता है बैंक, वो गाड़ी वाला। तो उसने कितने रुपए दिए गाड़ी के लिए टोटल, ये बताइए। तो मैंने कहा देखो, अब 70,000 रुपये उसको देने हैं, है ना, रोहन को। रोहन ने पूछा भैया ये बजाज पल्सर कितने की है, उसने बोला 95,000 की एक्टिवा है, मान लो एक्टिवा खरीदने गए अपनी सिस्टर के लिए। तो रोहन ने बोला कि एक्टिवा चाहिए सिस्टर के लिए, तो 95,000 की है। उसने बोला मेरे पास तो 25,000 है, 25,000 दिए रोहन ने, तो 70,000 रुपये अभी और देना है रोहन को, गाड़ी वाले को 70,000 जो रुपये देने हैं ना। तो दुकान वाले ने, गाड़ी वाले ने क्या बोला कि चल ठीक है 70,000 लेके जा, लेकिन मैं तेरे को अगले 18 महीने तक 10% की दर से ब्याज लगाऊंगा। तो उसने कहा इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा ये बताओ पहले। तो ये 70,000 पे 18 महीने तक ब्याज लगेगा, 18 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे दो, और 10% ब्याज लगेगा, तो इंटू 10 बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ क्या मैं, ये 2 0 से 2 0 कटेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, है ना, और 2 से काट दूं क्या मैं इसको, 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो 5 3 15, 15 7 105, तो 105 और ये 00, 10 500 का ब्याज लग गया उस पर। तो एक बात बताइए, 10,500 का ब्याज दिया और 95,000 की गाड़ी थी,
यानी कि उसने कुल कितने रुपए का वो पूरा चक्कर पड़ गया उसको, तो 95,000 की तो टोटल गाड़ी थी, और बचा हुआ जो भी हिस्सा है उस पर 10,500 का ब्याज लग गया। तो उसको 10,500 ये, 95,000 ये, यानी कि टोटल 1 2 और ये 5 आ गया है ना, और 95 और 10 105 आ गया, यानी कि 1,05,500 1,05,500 रुपये चुकाने पड़े उसको। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा हमारा, है ना, 10,55,00। ये बताइए, राहना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया। 40,000 रुपये उसका मूल्य था, 25,000 नगद भुगतान किया और 4 महीने तक हर महीने 4,000 के किस्त के भुगतान के अंतर्गत स्कूटी बेचने पे सहमत हुआ। किस्त योजना के अंतर्गत किस ब्याज दर पे स्कूटी बेची गई? क्या बात है। देखो ये सवाल और अच्छा है। 40,000 रुपये की कोई स्कूटी थी, राहना जो भी है उसके पास 25,000 रुपये तुरंत थे, तो उसने कहा ये लो भैया 25,000 रुपये। अब बचे कितने? 15,000 रुपये। रहना को 15,000 रुपये और देना है स्कूटी वाले को, है ना। लेकिन स्कूटी वाले ने बोला कि एक काम करना दीदी, तुम तो हर 4 महीने तक हर महीने मुझे 4-4 हज़ार रुपये दे देना। अब 4 महीने तक 4-4 हज़ार देगा तो 4 चौके 16,000 रुपये देने पड़ेंगे, और देना 15,000 है, यानी कि 1,000 रुपये कहाँ गया? ब्याज आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, कि अगर वो 4-4 हज़ार रुपये 4 माह तक देगी, 4-4 हज़ार रुपये तक 4 माह तक देगी, तो 16,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो बताइए 1,000 रुपये का ब्याज आ गया क्या? 1,000 रुपये का ब्याज आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, साधारण ब्याज बराबर, यानी कि 1,000 रुपये बराबर दर निकालनी है मुझे, मूलधन। अब ध्यान से समझना, 4 जो ब्याज चुकाएगा वो कितने पे चुकाएगा? 15,000 रुपये पे। पहले महीने जो ब्याज देगा वो 15,000 रुपये पे देगा। जैसे ही 4 महीने हो जाएंगे, 15,000 में से वो 4,000 जमा कर देगी, तो बचेगा कितना? 11,000 रुपये। फिर वो 11,000 पे ब्याज देगी अगले 1 महीने तक। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये 15,000 रुपये हैं उसके पास, इस 15,000 पे वो ब्याज देगी सबसे पहले तो 1 महीने तक, 1 महीना है डिवाइड बाय 12, 1 महीने तक R% के हिसाब से जो भी ब्याज है उस पर इस 15,000 पे ब्याज देगी। बहुत अच्छे से समझना, है ना। 15,000 रुपये पे ब्याज देगी, ये 1,000 है, इधर दिख जाएगा आपको, है ना, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, फिर क्या हो रहा है, फिर जैसे ही 1 महीना होगा, वो उसने बोला है हर महीने 4,000 जमा कर दूंगी, तो 15,000 में से 4,000 जमा कर दिए। अब जो बचे हुए 11,000 रुपये उसको देना है रहना को, उस पर वो अगले 1 महीने तक ब्याज देगी R% के हिसाब से। क्लियर है ना। फिर प्लस अभी फिर 4,000 जमा कर दिए उसने, तो 11,000 में से 4,000 जमा हो गए, तो बचे हुए 7,000 पे ब्याज लगेगा 1 महीने तक R% के हिसाब से, है ना। और इसने क्या बोला कि भैया लो फिर 4,000 रुपये 1 महीने बाद, तो अब 3,000 बचे, तो जो 3,000 रुपये है ना उस पे 1 महीने तक ब्याज लगेगा R% के हिसाब से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसे सवाल होगा ये बस। और ये जो टोटल ब्याज आएगा ये 1,000 रुपये है। तो मैंने कहा इसको डायरेक्ट भी तो लिखा जा सकता था मास्टर। अरे घोंचू ऐसे कैसे लिखा? मैंने कहा घोंचुओं को समझाने के लिए लिखा। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि जो 1,000 रुपये का ब्याज आया है ना, अगर मैं डायरेक्ट लिखता ना तो हवा निकल जाती। यहां देखो टोटल पहले 15,000 पे ब्याज चुकाया, है ना, फिर प्लस 4,000 दे देगा तो अब 11,000 पे ब्याज चुकाएगा, फिर 4,000 दे देगा तो 7,000 पे ब्याज चुकाएगा, फिर 4,000 दे देगा तो 3,000 पे ब्याज चुकाएगा। इस प्रकार उसने 1 महीने तक, अब आप बोलते 1 महीने तक ब्याज कैसे चुकाया? इसीलिए मैंने बोला कि घोंचुओं को समझ में आ जाए कि ये 1 महीने तक इस 15,000 पे चुकाया, फिर प्लस 11,000 बचा उस पर 1 महीने तक चुकाया, फिर 4,000 देने के बाद जो उसमें 4,000 बचे ना 7,000 उस पर 1 महीने तक चुकाया, और फिर 4,000 दे दिए 7,000 में, तो 3,000 बचा उस पर 1 महीने तक ब्याज चुकाया। इस प्रकार टोटल ब्याज चुकाने पे 1,000 रुपये का ब्याज बना। तो इस प्रकार ब्याज चुकाया, तो मैंने कहा 1/12 गुणा R/100, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, तो 1/12 गुणा R/100 ये कॉमन आ गया। क्लियर है? तो आप इसको ऐड कर लीजिए। आप बोलोगे 7 और 3 10,000, 10,000 ये, और 15 और 1 16, 16 10 26,000 ये, 26 10 36,000 रुपये आ गया ये, है ना। तो मैंने कहा देखो ये 1,000 है बराबर 36,000 गुणा 1 महीना बटे 12 इंटू R/100, है ना। तो सॉल्व कर लीजिए। देखो 1 2 3 1 2 3, 12 से 36 कटेगा 3 बार,
ये 100 यहाँ आएगा, बटे में 3 आएगा, 100 बटे 3 यानी कि 33.33%। तो R बराबर कितना आएगा, 100 बटे में 3 यानी कि 33.33%। ये आपका रेट लग जाएगी, इतना परसेंट ब्याज लेगी, वो दुकान वाला इतना परसेंट ब्याज लेगा। ये सवाल इतना नहीं है, बस ये लाइन एक लाइन लिखी जा सकती थी। आप अगर समझदार हो, आपने पहले कभी पढ़ा हुआ, तो आप डायरेक्ट जोड़ के भी लिख सकते हो कि भाई पहले 11,000 रुपये लगेगा, फिर 7,000 रुपये, फिर 4,000 रुपये, है ना। इस तरीके से आप घटा सकते हो। 15,000 रुपये लगेगा, फिर 11,000 रुपये, फिर 7,000 रुपये, फिर 3,000 रुपये, इंटू 1/12 इंटू R/100। आप ऐसे करके भी आंसर ला सकते हो इसका, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसको मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगा एक अलग वीडियो में, ठीक है। और एक वीडियो में खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है 2024 में इसके, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। एक आध कुछ किस्त वगैरह के भी होंगे, है ना, 2-3 सवाल, एक ही सवाल है, अच्छा, मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चंस होंगे, मैंने हटा दिए होंगे, ठीक है। ये इतना भी पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा लेटेस्ट क्वेश्चंस के तौर पर, है ना। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज तो और भी बड़ा होता है, पर क्वेश्चंस ही नहीं आए हैं 2024 में कोई नई परीक्षाओं में। तो जितने आए हैं मैं सारे करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय।